वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आगामी परीक्षा के लिए पॉलिटी का वीडियो है, वन लाइनर फैक्ट है, रिवीजन के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। और आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत सारे विभिन्न देशों के संविधानों से प्रेरणा लेकर उसे बनाया गया है। आकार में काफ़ी बृहद है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 वाला है उसके बहुत सारे अवशेष शेष हैं, यानी मूल रूप से ढांचा उसी का है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी कुछ मौलिकताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, वही यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला तो तथ्य आप देखिए कि संविधान सभा का गठन कैसे होता है, इस पर कौन कौन सी बातें होती हैं। तो गठन का सबसे पहला विचार आता है 1934 में और इसे लाने वाले व्यक्ति थे M.N. रॉय। ये भारत में वामपंथी विचारधारा के प्रमुख माने जाते थे। इसके बाद 1935 अगले ही साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी एक संविधान सभा के गठन की मांग की जाती है और ये एक ऐसी संविधान सभा हो जिस पर कि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप ना हो, यानी किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप इसमें सहन नहीं किया जाएगा। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाद में घोषणा की जाती है, पहले कांग्रेस के द्वारा मांग की जाती है भारत के संविधान के निर्माण के लिए अपनी संविधान सभा की। लेकिन बाद में 1938 का आते आते जो समय था, वहां तक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा ही सब कुछ होगा ऐसा कहा जाता है और बाहर से कोई हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेहरू जी की ये वाली जो मांग थी, इसके आधार पर ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से इन चीज़ों को स्वीकार किया और 1940 के अगस्त प्रस्ताव के तौर पर आप इसे देखते हैं। तो ये क्रम से चल रहा है, मतलब 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा पहली बार जो मांग स्वीकार की गई थी उसकी यहाँ पे हमने चर्चा की है। अब समय आता है भारत छोड़ो आंदोलन का। अच्छा, यहाँ तक आते आते यानी 1939, ये समय जो है ना संवेदनशील है। मित्र राष्ट्रों के ऊपर बहुत गहरा संकट मंडरा रहा था, विशेष रूप से ब्रिटेन जैसे जो देश थे जो कि उस समय महाशक्ति बनकर उभरे हुए थे। अमेरिका हालांकि काफ़ी शक्तिशाली हो गया था, तो जर्मनी और जापान किसी के काबू में ही नहीं आ रहे थे और विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और कभी कभी तो ऐसा लगने लगता था कि जो मित्र राष्ट्र हैं, यानी जो जर्मनी और माफ कीजिए जो ब्रिटेन और इधर वाले हिस्से हैं, मतलब यूरोपीय राष्ट्रों का पूरा अन्य समूह है जो कि जर्मनी और जापान के खिलाफ विशेष रूप से लड़ रहे थे, तो वो हार जाएंगे, मतलब बुरी तरह से हार जाएंगे, ऐसा महसूस होने लगता था। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटेन के ऊपर एक बाहरी दबाव बना हुआ था, बाहर से वो काफ़ी तनाव महसूस कर रहा था, काफ़ी डर महसूस कर रहा था। तो अंदर से भारत की परिस्थितियां उसे और डामाडोल बना रही थी, तो इसलिए भारतीयों का सहयोग उसे हर हाल में चाहिए था। तो वो चीज़ों को मानने के लिए विवश भी था। अब यहाँ ये कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसके बाद इस संविधान को अपनाया जाना था और ये संविधान कब आता है, 1942 में आता है। मतलब एक तरह का संविधान का ढांचा अंग्रेजों के द्वारा पेश किया जाता है। ये ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य और स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ये ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर एक प्रस्ताव के साथ भारत में आते हैं। और इस संविधान को अपनाया कब जाना था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग ब्रिटेन को चाहिए था। वो लोग चाहते थे कि भारत के सैनिक यानी भारत के लोग इन्हें सपोर्ट करें। क्रिप्स प्रस्ताव को आप देखिए, 1942 का ही है ना, स्टैफर्ड क्रिप्स का ही ये तो प्रपोजल था। तो इसमें मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और मुस्लिम लीग की मांग ये थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांटा जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभा हो। ये पूरे समूचे भारत की संविधान सभा को स्वीकार नहीं कर रहे थे, इन्हें अपना राष्ट्र चाहिए था। विशेष रूप से मोहम्मद अली जिन्ना को अपना राष्ट्र चाहिए था जहां वो राष्ट्रपति बन सके। अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, वो बाद में आता है और इस पर लगभग सभी लोग सहमत हो जाते हैं। और ये जो कैबिनेट मिशन था इसमें 2 संविधान सभा जो मुस्लिम लीग की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने कि मुस्लिम लीग को एक हद तक संतुष्ट कर दिया था। तो वहां तक ऐसा लगने लगा था कि शायद सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। संविधान में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करने वाला एक संशोधन अधिनियम है जिसे हम कहते हैं 42वां संशोधन, और ये 42वां संशोधन होता है 1976 में, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इसके प्रावधान काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब यहाँ देखें संविधान के बारे में कुछ और अच्छे तथ्य। पहली चीज़ तो ये है कि संविधान को हम 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। एक तो लिखित संविधान होता है जो कि लिख कर बाकायदा दस्तावेज बनाकर तैयार किया जाता है, इसमें अमेरिकी संविधान को सबसे ऊपर रखा गया है। और दूसरे नंबर पर आता है अलिखित संविधान, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान है। भारत का संविधान अमेरिकी संविधान की तर्ज पे लिखित संविधान है और दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारत के संविधान में अपने अधिकतर उपबंध जो आप देखते हैं, यानी जो प्रावधान देखते हैं और उसका विशेष रूप से प्रशासनिक ढांचा देखते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रेरित है, वहीं से लिया गया है। भारत के संविधान में लचीलापन तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नम्य हो, मतलब आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके, और कठोरता भी है लेकिन वो भी हद से ज़्यादा नहीं है, यानी बीच वाली स्थिति है। ना तो ज़्यादा लचीला है और ना बहुत ज़्यादा कठोर है। दोनों का मिला जुला रूप है। जब जैसी आवश्यकता होती है, जहाँ कठोरता की आवश्यकता होती है वहाँ कठोरता से, और जहाँ नरमी की आवश्यकता होती है वहाँ नरमी से काम लेता है।
अब यहाँ पर कुछ वादों को आप देखते हैं, जैसे कि मिनर्वा मिल वाद है, मतलब मामला है ये 1980 का। 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये दोनों जब संतुलित रहते हैं तभी हमारा संविधान ठीक तरीके से काम कर सकता है, और यही सुप्रीम कोर्ट का कथन था। अब आइए संविधान सभा को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो कैबिनेट मिशन की जो सिफारिश थी उस पर लगभग सभी की सहमति बन जाती है। 1946 में संविधान सभा का गठन इसी के प्रस्तावों के तहत किया जाता है नवंबर में, और संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, जिसमें से कि 296 सीटें ये ब्रिटिश भारत, ध्यान दीजिएगा कि उस समय प्रिंसली स्टेट ढेर सारी थी, देसी रियासतें, जिनको कि विलय करना बाद में काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा वो काम काफ़ी अच्छे से किया जाता है। तो 296 सीटें ब्रिटिश भारत की और बाकी 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई जो 296 सीटें थी, उसमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के द्वारा किया जाना था, मतलब वहां से होना था। मतलब कुल मिलाकर जो बंटवारा है वो यहाँ स्पष्ट दिया है, 296 प्लस 93, यानी ब्रिटिश भारत की 296 और 93 रियासतों की। वैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं 292 प्लस 4, यानी 11 राज्यपालों के प्रांत और मुख्य आयुक्त का। तो ये विभाजन। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रांत और रियासतों, मतलब छोटे छोटे राज्यों के मामले में पूरा राज्यों का समूह बन जाता था, तो वो एक हो जाता था, लेकिन कुल मिलाकर रियासतों और उनकी संबंधित आबादी के अनुपात में सीटों का आवंटन, मतलब आबादी के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाना था। अगर मोटे तौर पे समझें तो 10 लाख की आबादी के लिए एक सीट आवंटित होनी थी, मतलब एक सीट प्रति 10 लाख के हिसाब से चलनी थी। अब ये तो बात हुई कि अनुपात कैसा था, मतलब कितनी सीटें कैसे निर्धारित की जाती थी। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया, मुस्लिम, सिख और जनरल। अब जनरल में वो सभी लोग आते थे जो कि मुसलमानों और सिखों के अलावा थे, वो सभी इसी में डाल दिए गए थे। तो इस तरह से विभाजन किया गया और प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों को उस समुदाय के सदस्यों द्वारा प्रांतीय विधानसभा में चुना जाना था, और मतदान जो था वो एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि के द्वारा किया जाना था। ये शब्द आप अभी भी सुनते हैं। कई सारे जो पद हैं, कई सारे पदाधिकारी हैं, उनके चयन में ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों के द्वारा मनोनीत किया जाना था, उनके लिए अलग ही प्रावधान था। जो रियासत के प्रमुख थे वही उनका मनोनयन कर सकते थे। अब आइए देखते हैं कि संविधान सभा के चुनाव कैसे होते हैं। तो संविधान सभा के चुनाव, मतलब ब्रिटिश प्रांतीय जो भारतीय प्रांत थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत यानी ब्रिटिशों के अधिकार में जो भारत था उसके प्रांत, तो उनकी आवंटित सीटों यानी 296 सीटों के लिए जुलाई अगस्त में ये चुनाव होते हैं 1946 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी। यहाँ कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं? 208। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और छोटे समूहों और निर्दलीय उम्मीदवारों को मात्र 15 सीटें मिलती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग का मिलाकर 296 होता है टोटल। हालांकि देशी रियासतों को सीटें जो आवंटित की गई थी 93, वो भर नहीं पाती, क्योंकि देशी रियासतों के जो मालिक थे यानी राजा रजवाड़े थे, वो अभी भी अपनी राजशाही में ही जी रहे थे। उन्हें संविधान और इन चीज़ों में कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। उन्हें अपने राजकाज से मतलब था, उनका राज्य सुरक्षित होना चाहिए, उनका राजत्व, मतलब उनकी जो ठाट बाट है वो कहीं से बिगड़नी नहीं चाहिए, तो वो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं, अलग रहने का निर्णय लेते हैं। सभा में महात्मा गांधी को छोड़कर उस समय भारत की सभी हस्तियां शामिल होती हैं। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों जने संविधान सभा से गायब थे। अब यहाँ देखिए कि संविधान सभा काम कैसे करती है। तो पहली जो कार्यप्रणाली इसकी आप देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 बैठक होती है पहली बार, और मुस्लिम लीग जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि बैठक में शामिल होने से रही, तो बैठक का बहिष्कार कर देती है, क्योंकि उन्हें अलग से एक राज्य यानी अलग देश चाहिए था, पाकिस्तान। और इस प्रकार से बैठक में केवल इतने सारे सदस्यों को आपने देखा, केवल 211 सदस्य ही भाग लेते हैं। सबसे पुराने सदस्य इसके रहते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए अस्थायी सदस्य के रूप में चुने गए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने जाते हैं। फ्रांसीसी परंपरा जो है ना, उसमें ये माना जाता है कि जो सबसे वरिष्ठ है उसी को अध्यक्ष बनाइए, तो वरिष्ठता के आधार पर इन्हें बनाया गया था, लेकिन बाद में स्थायी बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी प्रकार दोनों एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, ये 2 जने को आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनको संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। कौन कौन से? एक तो मुखर्जी हैं, दूसरे कृष्णमाचारी। अब आती है 13 दिसंबर 1946 की तारीख। तो 13 दिसंबर 1946, अब इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। हमारी प्रस्तावना का आधार 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन संविधान सभा की कुल 11 बैठक होती हैं। टोटल कितनी बैठक होती हैं? 11 होती हैं। और संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान को अच्छी तरह से खंगाला था, अवलोकन किया था, और इसके प्रारूप पर करीब 114 दिन तक विचार होता है, विचार विमर्श होता है। मतलब पहले तो हम ये करते हैं कि हर संविधान को देखते हैं कि उसमें क्या क्या अच्छी बातें हैं, उसके बाद उन सबको इकट्ठा किया जाता है, फिर उस पर बाकायदा बात होती है, बहस होती है कि नहीं ये वाला अच्छा है, नहीं वो वाला अच्छा है, ऐसे। और अंत में जो तर्क के द्वारा निर्णय निकलता है, तो उसके आधार पर संविधान को तैयार किया जाता है, लिखा जाता है।
संविधान के निर्माण में उस जमाने में एक ये 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा माना जाता था और उस समय के लिए ज़्यादा था भी। अभी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन उस समय के लिए बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ आप देखें कि 26 नवंबर 1949 यानी 11वें सत्र के आखिरी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। आप प्रस्तावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें तारीख दी हुई है संविधान को अंगीकृत करने की, यानी अडॉप्ट करने की जो तारीख है वो दे रखी है। और ये जो 11 सत्र हुए थे, अभी आपने पीछे देखा ना संविधान सभा के 11 सत्र, तो इनको छोड़कर संविधान पर सदस्य के हस्ताक्षर के लिए संविधान सभा की जो बैठक है 11 के अलावा 12वें नंबर पे, वो बैठक अंततः होती है 24 जनवरी 1950 को। यहाँ सभी लोग साइन करते हैं, यानी हस्ताक्षर का मतलब यह है कि सहमति जताते हैं। बेनेगल नरसिंह राव यानी BN राव जिन्हें आप कहते हैं, इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया था। तो किसकी नियुक्ति किस पद पे हुई थी ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो तथ्य है वो आपको बता रहा है कि HBR अयंगर ये संविधान सभा के सचिव थे और SN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार यानी ड्राफ्टमैन थे। 26 नवंबर 1949 भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। उसमें आप देखते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और अंत में है कि तारीख दी हुई है कि 26 नवंबर 1949, उसमें विक्रमी संवत भी दिया हुआ है कि इस दिन अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ऐसे दिया हुआ है, वही चीज़ यहाँ दी है, अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। 24 जनवरी 1950 को माननीय सदस्यों ने संविधान पर, मतलब जो वहाँ पर गणमान्य सदस्य थे जो कि इसमें भागीदार थे, असल में उनका पूरा योगदान था, तो वो इस पर अपने हस्ताक्षर जोड़ते हैं, यानी सहमति व्यक्त करते हैं। और कुल मिलाकर ये तो 24 जनवरी की तारीख है, उसके एक दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया जाता है। पहले इस पर सहमति जाहिर की जाती है और उसके बाद इसे लागू किया जाता है। तो ये तो हुआ संविधान लागू होने का पूरा क्रम। अब यहाँ आप देखें कि संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा के कुछ और भी काम थे। क्या काम थे? एक तो राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन करना, ये 1949 की बात है। उसके बाद 22 जुलाई 1947 को ध्वज को अपनाया गया, ये पूछा जाता है यहाँ से कौन सा कब अपनाया गया, ये पूछा जाता है। तो बाकी तीन जो है ना वो 1950 में 24 जनवरी की तारीख में अपनाए गए हैं, मतलब राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत यानी जनगण मन, वंदे मातरम, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये राष्ट्रपति के तौर पे, भारत के पहले राष्ट्रपति के तौर पे चुने जाते हैं, तो वो भी तारीख है 24 जनवरी 1950 की। लेकिन ध्वज को अपनाने की तारीख है 22 जुलाई 1947। तो ये फर्क है, मतलब ये इससे डिफरेंट है। आगे बढ़े। हर जगह महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, तो संविधान सभा में भी कुछ महिलाएं थीं, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन 15 की तादाद में थी। और इनके नाम आप देखें, एक तो विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं, इसके अलावा राजकुमारी अमृता कौर हैं, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय और जी दुर्गाबाई हैं, हंसा मेहता हैं, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी बेल्यादून हैं और बेगम एजाज रसूल हैं, एनी मस्करीन है और अम्मू स्वामीनाथन है। ये महिलाओं के नाम है, 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की समितियों को अगर आप देखते हैं ना तो उसमें 8 बड़ी समितियां हैं और बाकी छोटी छोटी हैं। तो पहले बड़ी वाली को देखते हैं, उसके अध्यक्षों को देखते हैं। सबसे पहले नंबर आता है संघ शक्ति समिति का, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति जो है उसके भी जवाहरलाल नेहरू ही अध्यक्ष थे। तो 2 के आप याद रखें। बाकी प्रांतीय संविधान समिति के पटेल जी थे, प्रारूप समिति के अंबेडकर जी थे, और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातियों, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति जो है, जो कि एक परामर्शदात्री कमेटी थी, उसके भी अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अब इस समिति के अंतर्गत कुछ उप समितियां थी जो कि छोटी छोटी इसको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। पहली तो थी मौलिक अधिकार उप समिति, जो कि JB कृपलानी के जिम्मे थी। अल्पसंख्यक उप समिति जो थी वो HC मुखर्जी के पास थी। उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए एक अलग कमेटी थी जिसको कि गोपीनाथ बारदोलोई संभाल रहे थे। और छोड़े गए, आंशिक रूप से जो छोड़े गए क्षेत्र हैं, मतलब असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा जितने इलाके थे, उनके लिए भी एक सब कमेटी गठित की गई थी और वो AV ठक्कर संभाल रहे थे। तो इस तरीके से ये उप समितियां भी साथ में चिपकी हुई हैं। इसके अलावा एक और समिति है जिसका नाम है प्रक्रिया नियम समिति, और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति थी जो कि राज्यों के बीच में समझौता कराती थी, राज्यों से समझौता कराती थी, तो उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, देख लीजिएगा। अब आती हैं छोटी समितियां। तो वित्त और कर्मचारी स्टाफ समिति जो है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक क्रेडेंशियल कमेटी जिसे आप कहते हैं, या प्रत्यायक समिति, तो इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष थे सीता रमैया। और आगे चलते हैं, यहाँ आप देखें कार्य संचालन समिति KM मुंशी संभाल रहे थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी जो तदर्थ कमेटी थी उसको संभालने वाले राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति गठित हुई थी जिसको कि मावलंकर संभाल रहे थे। और आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ कमेटी थी, उसको वरदाचारी संभाल रहे थे, जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन इस समिति के अध्यक्ष थे। मुख्य आयुक्तों के लिए, प्रांतों के लिए समिति जो थी वो पट्टाभी सीता रमैया के जिम्मे थी।
और संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी जो कमेटी है यहाँ आप देख रहे हैं, वो नलिनी रंजन सरकार के जिम्मे थी, मतलब ये सभा से संबंधित नहीं है। तो जो सभा से संबंधित नहीं है हो सकता है पूछ लिया जाए। भाषाई प्रांत आयोग, ये एस के धर कमेटी, एस के धर के जिम्मे था, ये भी सभा से संबंधित नहीं थे, बाहर से थे। इसके बाद है प्रेस दीर्घा कमेटी और प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति थी। तो ये जो विशेष समिति है जो कि प्रारूप संविधान की जांच के लिए बनाई गई है, इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू हैंडल कर रहे थे। प्रेस दीर्घा समिति की अध्यक्ष थी उषा नाथ सेन, और नागरिकता पर जो तदर्थ समिति बनी थी उसको वरदाचारी संभाल रहे थे, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। अब आइए देखते हैं प्रारूप समिति को। तो आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा में यही है। हालांकि सारी समितियों का अपना महत्व है, लेकिन प्रारूप जब तक तैयार नहीं होगा तब तक उस पर कोई भी चीज़ नहीं बन सकती, मतलब ड्राफ्टिंग पहले आवश्यक होती है। तो ये जो ड्राफ्ट कमेटी है इसका अपना ही महत्व है। गठन इसका होता है 29 अगस्त 1947 को। नए संविधान का पूरा ढांचा तैयार करने के लिए इसको बनाया गया था, और इसके अध्यक्ष थे, कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य हैं, और अध्यक्ष का नाम आप जानते ही हैं, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी हैं। और इसके बाद एन गोपालस्वामी अयंगर, ये थे सदस्य, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। और ध्यान दीजिएगा, एन माधवराव जो है वो बीएल मित्रा की जगह पे आते हैं। बीएल मित्रा पहले इसमें सदस्य रहते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वो हट जाते हैं, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी जगह पे माधवराव आते हैं। और टीटी कृष्णमाचारी जो है, ये डीपी खेतान नाम के जो पहले के सदस्य थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है 1948 में, तो उनकी जगह पे आ जाते हैं जगह को भरने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से प्रारूप समिति थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उन्हें देख लीजिए। देखिए 29 अगस्त 1947 ये जो तारीख है, संविधान के स्वरूप और संरचना पर चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव द्वारा मसौदा कमेटी का गठन किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों, यहाँ अलग अलग फैक्ट हैं, एक का संबंध दूसरे से हो यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ तक एक तथ्य का समापन हुआ। अब यहाँ आप देख रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और बहिष्कृत क्षेत्रों, इन पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। पूछा जाता है इस तरह की कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। इस समिति की 2 उप समितियां भी हैं, एक तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में है मौलिक अधिकार उप समिति, ये पीछे आपने देखा था, और दूसरा एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में थी अल्पसंख्यक उप समिति। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में जो प्रारूप समिति थी उसमें 6 अन्य सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 7 हैं। और इसमें एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सादुल्ला और बीएल मित्रा, डीपी खेतान, बाद में बीएल मित्रा और डीपी खेतान के स्थान पे माधवराव और कृष्णमाचारी आ जाते हैं, वो आपने पीछे देख लिया है। तो ये पूरी समिति का आकार था। अब संविधान का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चर्चा और उसमें बदलाव के लिए, मतलब यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि संविधान का पहला मसौदा संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को चर्चा और उसमें बदलाव के लिए पेश किया गया था। अब कहने का मतलब ये है कि इसमें परामर्श जो है वो कई सारे लोग मिलकर करते थे आपस में, तो उसमें से बी.एन. राव भी एक थे। अब श्री राव द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको मूल मसौदे में 243 अनुच्छेद, मतलब उसका जो पूरा मसौदा था, आप समझ रहे हैं ना, ये पूरी प्रारूप समिति का बात हो रहा है। तो प्रारूप समिति का काम ही था संविधान का ढांचा तैयार करना। तो इसमें बी.एन. राव जब सलाह दे रहे थे तो ऐसे में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां ये टोटल बन रहे थे, मतलब संविधान के ढांचे में। अब संविधान सभा में संविधान का जो तृतीय वाचन होता है, भारतीय संविधान का तृतीय वाचन होता है, वो 17 नवंबर 1949 से शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 तक अनवरत चलता है। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा, अब जरा पीछे चलते हैं, ये तो संविधान बनने की प्रक्रिया थी। अब जरा आज़ादी का जो संघर्ष का दौर था उसमें घुस जाते हैं। तो लाहौर अधिवेशन होता है रावी के तट पे, और यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, आप जानते ही हैं। 1929 का ये समय है, और कांग्रेस के ज़्यादातर अधिवेशन दिसंबर में होते थे, तो ये भी दिसंबर में हुआ था। 26 जनवरी को भारत की आज़ादी के दिवस के तौर पे, यानी स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाने की घोषणा की गई थी, और यहीं से पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पास किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और यहाँ जो सौगंध खाई गई थी उसको रावी की शपथ कहा जाता है। अब यहाँ ये भी कहा गया कि कांग्रेस ने नियमित रूप से 26 जनवरी को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, और बाद में यही हमारा गणतंत्र दिवस बन जाता है। और माउंट बेटन के लिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण और उनकी भाग्यशाली तारीख थी 15 अगस्त, उसको हमने अपने आज़ादी का दिन स्वीकार कर लिया। 15 अगस्त ऐसी कोई बहुत शुभ तारीख हमारे लिए नहीं है, ये माउंट बेटन के लिए अच्छी थी, अंग्रेजों के लिए अच्छी थी। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। 1929 की घोषणा के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को प्रभावी होने के लिए ये अनिवार्य था, मतलब अनुमोदन जो किया गया था नए संविधान का, उसकी बात की जा रही है। अच्छा, संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका ये अम्बेडकर जी की थी, बी.आर. अम्बेडकर। और यहाँ आप देख रहे हैं 14 अप्रैल इनका जन्म दिवस दिया हुआ है, तो 14 अप्रैल ये 1891 को ये पैदा हुए थे, और इनका निधन होता है 6 दिसंबर 1956 को। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया था, और औपचारिक गायन में 52 सेकंड इसके लगते हैं, आप जानते ही समय जो है निर्धारित है। और राज्य चिन्ह जो कि सारनाथ वाराणसी में अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि चुनार के बलुई पत्थर से बना हुआ है,
और ये सिंह स्तंभ है, अशोक के समय का बना हुआ है। 4 शेर इसमें हैं जो कि आपस में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं और सामने की ओर देख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में इसका एक बहुत बड़ा संस्करण लॉन्च किया गया है जिसमें कि शेरों की आक्रामक मुद्रा पे काफ़ी आलोचना हुई है सरकार की, लेकिन बड़ी आकृति जब बनी है तो उसमें जो मुखाकृति शेरों की है वो उभर कर सामने आई। और शेर तो हिंसक होता ही है। तो कुल मिलाकर ये जो 4 शेर हैं ये द्वारपाल हैं, असल में 4 दिशाओं के रक्षक हैं कि चारों दिशाओं से कोई भी घुसपैठ या कोई भी शत्रु अगर प्रवेश करता है तो उसको हम देख लेंगे। इस तरह की जो भावना है वो उनके अंदर है, रक्षा की भूमिका उनकी है। तो जब रक्षा की भूमिका है तो आक्रामक हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ देखिए, तो ये अशोक स्तंभ है। उसके अलावा नीचे आप देखते हैं कि शाश्वत प्रगति का और हमेशा चलायमान रहने का जो धर्म चक्र है वो नीचे बना हुआ है भारत सरकार के राज चिन्ह में। कुछ पशुओं की आकृति भी है। तो इस चिन्ह को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 26 जनवरी 1950 को। ये तारीख आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन है। और ये कथन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार हैं, इनका नाम है ग्रैनविले ऑस्टिन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है। किताब का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो संविधान वाली किताब नहीं, इनके द्वारा लिखा हुआ जो संविधान की समीक्षा है उसके बारे में कहा जा रहा है। अब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनती है और इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल ही नहीं होते हैं। हालांकि इसमें शामिल होने के लिए उनके पास विकल्प खुला था। और अंत में 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का फिर से गठन किया जाता है तो मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाता है। मतलब कांग्रेस और भारत के अन्य जो नेता थे जिन्होंने आज़ादी के लिए जूझा था, संघर्ष किया था, वो चाहते थे कि मुस्लिम लीग उनके साथ मिलकर काम करे, यानी देश बंटवारे की स्थिति में न पहुंचे। बहुत कोशिश की जाती है लेकिन अंत में ये एक नहीं सुनते। मोहम्मद अली जिन्ना को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करनी थी और इसी के लिए वो लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे, अलग होने का प्रयास कर रहे थे। उनको धर्म से कोई नहीं मतलब था, उनको अपनी राजनीतिक हैसियत मजबूत करनी थी और वो जानते थे कि अगर भारत में रहेंगे तो उन्हें राष्ट्रपति का पद तो मिलेगा नहीं। नाम रहेगा कि वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए एक स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन जो हैसियत बड़े बड़े नेताओं की है उसमें वो नहीं आ सकते हैं। तो उनकी महत्वाकांक्षा यहाँ पूर्ण नहीं हो रही थी। तो वो सोचे कि ये बढ़िया मौका है, इस समय हम जिद करके एक अलग देश बना लेते हैं, और वो बना लेते हैं। अब इसके बाद आप देखें कि कैबिनेट मिशन ये मार्च में आता है भारत में 1946 में, और इसके 3 सदस्य थे, मतलब 3 इसमें लोग थे। और आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष जो है बोर्ड ऑफ ट्रेड के, इनका नाम है स्टैफर्ड क्रिप्स। इसके अलावा पैथिक लॉरेंस जो कि उस समय भारत सचिव थे, और एवी अलेक्जेंडर जो कि नौसेना के मंत्री थे। ये 3 जने इसमें शामिल थे। अब आइए भारतीय संविधान को थोड़ा सा एक निगाह मार लेते हैं। इसमें विषय दिया है और अनुच्छेद संख्या दी हुई है जो कि महत्वपूर्ण है। तो यहाँ आप देख रहे हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक इनका वर्णन है। और भाग नंबर यहाँ देखें, भाग इधर दिया हुआ है, विषय इधर दिया है और अनुच्छेद संख्या यहाँ दी है। तो भाग 1 है संविधान का, संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 4 तक आर्टिकल में इनका ब्यौरा मिलता है। जो भाग 2 है उसमें नागरिकता का प्रावधान है, 5 से 11 तक आर्टिकल है। उसके बाद मौलिक अधिकार भाग 3 में आते हैं, 12 मतलब अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन है। और जो भाग 4 है उसके 2 हिस्से हैं। एक तो भाग 4A है जो कि बाद में जोड़ा गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी DPSP जिसे आप कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये अनुच्छेद संख्या 36 से लेकर 51 तक काम करते हैं। उसके बाद भाग 4A जो जोड़ा गया है इसमें मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद है 51A। ठीक, अब आगे चलते हैं। 5वें नंबर को देखिए, यानी भाग 5 संविधान का, इसमें संघ सरकार है और ये 52 से लेकर 151 तक काम करती है। इसमें अध्याय 1 जो है वो कार्यपालिका है, फिर अध्याय 2 जो इसका है वो संसद है। कार्यपालिका का जो जिक्र है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल में दिया हुआ है। संसद का उल्लेख, पूरा संसद की प्रक्रिया, उसके भाग जितने भी हैं वो 79 से लेकर 122 तक, यानी 79 से लेकर 122 तक दिया हुआ है। टेबल के अगले हिस्से को देखते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं, अच्छा ये नीचे दिया हुआ है, मतलब नीचे वाला जो इधर का हिस्सा है ये बाईं तरफ वाला, इसको कंप्लीट कर लेंगे तब दाहिनी तरफ जाएंगे। तो अध्याय 3 जो है इसमें राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, अभी हम भाग 5 को ही देख रहे हैं। तो भाग 5 का जो अध्याय 3 है ये अनुच्छेद 123 को कवर करता है, और जो अध्याय 4 है ये संघ की न्यायपालिका को दर्शाता है, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वाला जो है ये 148 से लेकर 151 तक है। अब इसके बाद आता है 6वां नंबर, मतलब भाग 6। राज्य सरकारों का इसमें पूरा ब्यौरा है, 152 से लेकर 237 तक आर्टिकल इसमें दिए हुए हैं, और आप देख रहे हैं। इसके बाद 7वें नंबर का जो हिस्सा है संविधान का, मतलब पार्ट 7, उसमें राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड ख निरस्त कर दिया गया है। तो निरस्त है तब भी उसका उल्लेख तो करेंगे। ये 238वां जो आर्टिकल है उसे आप देख रहे हैं। इसके बाद भाग 8 को आप देखें, संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा है, 239 से लेकर 242। पंचायतों का विवरण कहाँ मिलता है? भाग 9 में मिलता है। ये आप देखें, भाग 9 में मिलता है 243, और मतलब 243 का पूरा अड़ा तक जो क्लॉज है वहां तक ये दिखाई देता है। नगर पालिकाएं जो है वो भाग 9A में है, और भाग 9B जो है उसमें सहकारी समितियां हैं। नगर पालिकाओं का जो ब्यौरा है वो 243 त से लेकर 243 6 तक दिखाई देता है, और सहकारी समितियों का जो विवरण है वो यहाँ अंग्रेजी में दे दिया है। 243 वाला जो आर्टिकल है ना उसके बहुत सारे क्लॉज हैं, यानी बहुत सारे पार्ट हैं।
तो उसमें JH से लेकर JT तक दिखाई देता है। कुल मिलाकर ये 9B है, इसे आप देख रहे हैं। मतलब एक पार्ट के इतने सारे सब डिवीजन है। इसके बाद 10वें नंबर का जो भाग है संविधान का, वो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों को दर्शाता है। 244 और 244 का इसमें आर्टिकल कवर होते हैं। संघ और राज्यों के बीच में संबंध या केंद्र राज्य संबंध को अगर आप कहें तो ये भाग 11 है। 245 से लेकर 263 तक इसका उल्लेख दिखाई देता है। इसके बाद अब इधर आ जाइए, ये आप इधर देख रहे हैं 12वें नंबर का जो भाग है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वित्त संपत्ति और संविदायवाद इत्यादि इसमें है। 264 से लेकर 300A तक का जो अनुच्छेद है वो इसमें वर्णित है। अध्याय 4 को आप देखेंगे, संपत्ति का अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार हुआ करता था, बाद में इसे विधायी अधिकार मतलब वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अच्छा, 300 क में इसका ब्यौरा है। इसके बाद 13वें नंबर के भाग को आप देखें, ये तो आपने पार्ट 12 यानी 12वें भाग को देखा। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का ब्यौरा है। 301 से लेकर 307 तक का आर्टिकल इसमें कवर होता है। इसके साथ है भाग 14, इसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का प्रावधान है। 308 से लेकर 323। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए अध्याय 1 जो इसका है उसमें सेवाएं हैं, मतलब संघ और राज्यों के अधीन सेवा ना, तो उसमें अध्याय 1 जो है उसमें सेवाएं हैं। और लोक सेवा आयोग का जो ब्यौरा है वो 315, ध्यान दीजिएगा 315 से लेकर 323 तक दिखाई देता है। इसके बाद आता है भाग 14 का, इसमें अधिकरण है और 323 का और 323 का इसमें कवर होते हैं। इसके साथ है निर्वाचन। निर्वाचन का उल्लेख है भाग 15 में, संविधान के भाग 15 में 324 से लेकर 329 क तक। 16वें में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। 330 से लेकर 342 क तक। राजभाषा का उल्लेख है भाग 17 में 343 से लेकर 351 ख तक। और इसमें जो राजभाषा वाला सेगमेंट है, इसमें संघ की भाषा जो है वो अध्याय 1 है 343 से 44 तक। प्रादेशिक भाषाओं का जो अध्याय है वो अध्याय 2 है 345 से लेकर 347 तक। अध्याय 3 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इत्यादि की भाषा है 348 से लेकर 349 तक। इसके बाद है विदेशी माफ कीजिए विशेष निर्देश, ठीक है। और ये जो विशेष निर्देश है ये 350 से लेकर 351 तक के आर्टिकल में कवर होते हैं और ये है अध्याय 4। उसके बाद हम आते हैं पार्ट 18 में यानी भाग 18 में, और इसमें आपातकालीन प्रावधान है। इमरजेंसी का पूरा ब्यौरा है, कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं। 352 से लेकर 360 यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद है प्रकीर्ण, ये किसमें है, भाग 19 में है 361 से 367। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आप जानते हैं, 368वें नंबर का आर्टिकल है और ये भाग 20 है। इसके बाद है 21वां पार्ट 21 है। अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध इसमें दिखाई देते हैं 369 से लेकर 392 इसका जिक्र है। 22वें नंबर के पार्ट को आप देख रहे हैं, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है, निसरण इत्यादि है वो इसमें दिए हुए हैं। 393 से लेकर 395 तक इनका उल्लेख आपको दिखेगा। तो भारत के संविधान में 22 भाग हैं, उन्हें आपने देखा। अब यहाँ जो हम देखने वाले हैं वो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। आप सारे अनुच्छेदों को नहीं पढ़ सकते और न याद रख सकते हैं। ठीक है कि आपने एक चार्ट चिपकाया होगा दीवार पे और इसमें बहुत सारे आर्टिकल लिखे होंगे, रोज आप उन पे एक निगाह डालते होंगे और रिवाइज करते होंगे, लेकिन ये भी सच है कि हर अनुच्छेद को आप बहुत कायदे से नहीं देख सकते। तो जो महत्वपूर्ण है उन्हें देखना आवश्यक है। जैसे कि पहला अनुच्छेद जो है, इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया है, मतलब भारत देश का क्या नाम होगा वो दिया है, और दोनों भाषाओं में दिया है, भारत और इंडिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इंडिया भी साथ में चिपका दिया गया। और संघ का नाम और राज्य क्षेत्र इसमें पहले वाले अनुच्छेद में दिखाई देता है। इसके बाद आर्टिकल 3 को देखिए, इसमें नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन की बात की गई है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। 13वां आर्टिकल मूल अधिकारों को असंगत या उनके अल्पीकरण करने की विधियों का ब्यौरा देता है। 14वां जो है वो समता का अधिकार, यहाँ से समानता का अधिकार शुरू होता है, तो विधि के समक्ष समता की बात करता है। 16वां जो है वो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात करता है। 17वां जो है वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत की बात करता है, गांधीवादी विचारधारा। 19वां जो है वो अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ा है, तो वाणी की स्वतंत्रता, इससे संबंधित अधिकारों का संरक्षण देता है। 21वां काफी महत्वपूर्ण है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण इसमें निहित है। 21A जो है इसमें प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। 25वां जो है वो अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की आज़ादी को देता है। ये सब मौलिक अधिकार चल रहे हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 30, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है उसको ये दर्शाता है। इसके बाद है आर्टिकल नंबर 31C, कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली जो विधियां हैं उनकी व्यावृत्ति यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद है 32वां, मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट सहित उपचार, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे कि अंबेडकर जी के द्वारा बहुत पसंद किया गया था, तो ये है 32वें में। 38वें को आप देख रहे हैं, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा प्रावधान इसमें है। ग्राम पंचायतों का संगठन, आर्टिकल नंबर 40 पूछा गया है बहुत बार, और 44वां भी पूछा गया है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी चर्चा चल रही है तो पूछा जा सकता है। 45वें में ये कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होना चाहिए। 46वां जो है उसमें कहा गया कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों में अभिवृद्धि की जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है।
50वां आर्टिकल आपको ये बताता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर देना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। 51वां आर्टिकल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि होनी चाहिए। 51A क्या कहता है? 51A आपको बताता है कि मौलिक कर्तव्य होते हैं और उनका पालन करना चाहिए, हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद है 72वें में क्षमा इत्यादि कुछ मामलों में दंडादेश के निबंधन और परिहार लघुकरण की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, मतलब वो किसी दंड को छोटा कर सकता है, उसका परिहार कर सकता है, निलंबित कर सकता है, इस तरह की जो उसकी पावर है उसके बारे में इसमें वर्णन है। 74वें नंबर के आर्टिकल में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ऐसा कहा गया है। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में जो प्रधानमंत्री के अपने कर्तव्य हैं उसका ब्यौरा हमें 78वें में दिखाई देता है। धन विधेयक का वर्णन 110वें आर्टिकल में है। बजट का ब्यौरा 112वें में मिलता है। बजट शब्द ही संविधान में नहीं है। संविधान में कौन सा शब्द है? वार्षिक वित्तीय विवरण। 123वां जो है इसमें संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का ब्यौरा है। इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 143। सभी को हम नहीं देख रहे हैं, एक सिस्टमेटिक नहीं देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं। तो 143 को आप देख रहे हैं, ये यहाँ वाला उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति इसमें है। 155वां जो है इसमें राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। 161वें में क्षमा इत्यादि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन परिहार लघुकरण की जो राज्यपाल की शक्ति है, जैसे राष्ट्रपति के पास कुछ पावर्स होती हैं वैसे राज्यपाल के पास भी होती है, तो उसका ब्यौरा हमें दिखता है 161वें में। 163 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और 167वां जो है यानी 167, इसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री, जैसे पीछे राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य थे, ठीक वैसे ही। और 169वां आप देख रहे हैं राज्यों की विधान परिषदों का उत्पादन या सृजन इसमें है। इसके बाद आप देख रहे हैं 200वां, तो विधेयकों पर अनुमति, ये इसमें प्रावधान दिखाई देता है। 213वें को आप देखें, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्ति इसमें दिखती है। 226वां जो है इसमें कुछ रिटे निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति को हम देख पाते हैं। नेक्स्ट 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध इसमें है। 249वां जो है इसमें राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की पावर के बारे में दिया हुआ है। अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन, ये हमें कहाँ पर दिखता है? 262वें आर्टिकल में दिखता है। 263वां जो है ना उसमें अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में काफी अच्छे अच्छे उपबंध है। 265वां जो है इसमें विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। 275वें आर्टिकल में आप कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दे सकते हैं, ऐसा कहा गया है। 280वां वित्त आयोग को दर्शाता है, मतलब वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। और 300 नंबर का जो आर्टिकल है ये वाद और कार्यवाहियों का ब्यौरा देता है। 300A में क्या है? संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार मतलब क्या? विधि के प्राधिकार के बिना, ध्यान से देखिएगा, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर उनके पास विधि का अधिकार है, कानूनी अधिकार है, तो संपत्ति से उन्हें, यानी संपत्ति जो भी उनकी अधिकार वाली है उससे उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आप देखें 311, जैसे पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री दोनों का बराबर का अधिकार होता है, तो पुत्री को आप उसके संपत्ति के अधिकार से बेदखल नहीं कर सकते क्योंकि वो उसका विधिक अधिकार है। इसके बाद आप 311 को देखें तो संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पदावनत करना, इसका ब्यौरा 311 में दिया हुआ है। 312 आप भी जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाएं इसमें। 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होंगे, ऐसा कहा गया है। लोक सेवा आयोगों के जो कार्यकलाप है उसका ब्यौरा 320 में मिलता है। और 323 में प्रशासनिक अधिकरणों की चर्चा है, 323A में। 324 जो ये 324 नंबर का आर्टिकल है, इसमें निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का जो निर्वाचन आयोग का अधिकार है, मतलब ये सारे जो पावर है वो निर्वाचन आयोग से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहा गया है। 330वां जो है इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का ये ब्यौरा देता है। और 335वां जो है वो सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे की बात करता है। तो ये आरक्षण से जुड़े हुए आर्टिकल आप देख रहे हैं। नेक्स्ट 352वां, इसमें आपात स्थिति की घोषणा है, राष्ट्रीय आपातकाल का ब्यौरा है। और 356 जो है इसमें संवैधानिक तंत्र अगर किसी राज्य में विफल हो जाता है तो उस दशा में क्या करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसका ब्यौरा दिखाई देता है। इसके बाद 360वां जो है इसमें वित्तीय आपात स्थिति, ये सब आपातकाल से संबंधित इधर आप लगातार देख रहे हैं। अच्छा, इसमें वित्तीय आपात स्थिति, ये 360वें नंबर का आर्टिकल आप देख रहे हैं। वित्तीय आपात स्थिति के बारे में काफी ज्यादा अच्छे अच्छे उपबंध हैं। और 365वें नंबर का जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव क्या हो सकता है, उसका पूरा, और उस स्थिति में क्या किया जाएगा, इसका ब्यौरा है। 368वें में आप भी जानते हैं कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया, लेकिन स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि संसद उसी सीमा तक संशोधन कर सकती है जहां तक संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। अब यहां तक तो हमने महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को देखा है। यहां आप ये देखिए कि 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं और प्रत्येक अनुसूची में कौन कौन से विषय आते हैं और उससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से, ये इसमें देखना है। तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम है विषय के तौर पे, पहली चीज।
उसके अलावा न्यायिक क्षेत्र उनसे जुड़े हुए संघ राज्य क्षेत्रों के नाम है, उनकी सीमाएं हैं और अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक इसी में कवर हो जाता है। दूसरी अनुसूची में परिलब्धियों पर भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य और विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और महालेखा परीक्षक, ये सब आते हैं। और इसमें जो आर्टिकल कवर होते हैं उनकी सेना लंबी है भाई, देखिए 59 है, 65, 75, 97, 125, 148, यहाँ आप देख रहे हैं 158, 164, 186 और 221। इसके बाद आती है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या प्रावधान दिखते हैं, इसमें कुछ विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा लिए जाने वाली शपथ या जो प्रतिज्ञान है उसी को कहा जाता है, उसके प्रारूप दिए हैं और उम्मीदवार कौन कौन से हैं ये भी जानना आवश्यक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इतने लोग आते हैं जिनकी की शपथ का ब्यौरा यहाँ से मिलता है। और आर्टिकल कौन कौन सा कवर होता है, तो 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 और 219। चौथी अनुसूची को आप देखें, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन है और 4 से लेकर मतलब अनुच्छेद संख्या 4 और अनुच्छेद संख्या 80 इसमें कवर होते हैं। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध है और अनुच्छेद संख्या 244 इससे कवर होता है। इसके बाद आती है छठवीं अनुसूची और छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ आप लगातार देख रहे हैं ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में काफी अच्छे अच्छे उपबंध यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं और 244 और 275वें नंबर का आर्टिकल इसमें कवर होता है। अब आता है नंबर 7वीं अनुसूची का। तो 7वीं अनुसूची जो है इसमें संविधान, देखिए इसमें संघ और राज्य और संवर्ती सूची का विवरण है। संघ सूची कौन सी है, राज्य सूची कौन सी है, संवर्ती में दोनों मिलकर काम करते हैं। तो संघ सूची के बारे में कहा है कि संविधान का जो लागू होने का समय था इसमें 97 विषय थे जो कि संघ के अधिकार में आते थे, लेकिन वर्तमान में ये बढ़कर 98 हो गए। तो अभी तादाद कितनी है, 98। राज्य सूची में क्या है, तो संविधान के लागू होने के समय 66 थे, अभी वर्तमान में 59 हो गए, यहाँ से विषय घटा दिए गए हैं। संवर्ती में विषयों की संख्या बढ़ गई है, पहले 47 थी, अभी 52 हो गई। तो इस तरीके से है और आर्टिकल नंबर 246 इससे कवर होता है। इसके बाद 8वीं अनुसूची को आप देख रहे हैं, तो इसमें भाषाओं का पूरा ब्यौरा है, मतलब 14 भाषाएं मूल रूप से थी पहले, लेकिन अभी संख्या इनकी कितनी है, 22 है। भाषाएं कौन कौन सी हैं वो जान लीजिए। तो देखिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी और इसके अलावा नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, माफ कीजिए उर्दू यहाँ तक, और सिंधी भाषा को शामिल किया गया था इसमें 21वें संशोधन के द्वारा 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जो 1992 में होता है ना 71वां संशोधन, उसके द्वारा शामिल किए जाते हैं। सब पूछा जाता है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सिंधी भाषा का कब है, 21वें संशोधन के द्वारा 67 में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 92 में, 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2003 का जो 92वां संशोधन था उसके द्वारा। उड़िया का नाम बदल के 2011 में ओडिया कर दिया गया, मतलब ओडिशा हो गया ना, उड़ीसा से ओडिशा, तो वैसे ही उड़िया से ओडिया, तो ये नाम चेंज हुआ है। अच्छा, आर्टिकल इसमें 344 और 351 कवर होते हैं। इसके बाद आती है 9वीं अनुसूची। इसमें भू सुधारों, जमींदारी प्रणाली की उन्मूलन संबंधी जो राज्य विधानमंडलों और अन्य मामले हैं उसके संबंध में संसद के अधिनियम और विनियमन, मतलब कुल मिलाकर मूल रूप से ये 13 थे, लेकिन वर्तमान में 282 हो गए, संख्या एकदम से बढ़ गई है। तो इस अनुसूची को पहला संशोधन जो संविधान में होता है 1951 में, उसके द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से इसमें सम्मिलित कानूनों से इसको बचाने के लिए जोड़ा गया था। तो ये पूरा मामला है। और वर्ष 2007 में हाई कोर्ट, माफ कीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला था कि इस अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद, ध्यान से देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 2007 में कि 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, उससे पीछे वाले नहीं, लेकिन इसके बाद वाले जितने भी हैं उनको किया जा सकता है। अब ये आर्टिकल नंबर 31 ख है, इसमें कवर होता है। अच्छा, 10वीं अनुसूची क्या है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरर्हता में उपबंध जो है, मतलब उन्हें गैर कानूनी या फिर आप कहें कि अयोग्य घोषित कर दिया जाए, उनकी अर्हता को समाप्त कर दिया जाए, तो उसके लिए क्या उपबंध होना चाहिए वो सब दिया हुआ है। और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ये दल बदल वाला पूछ लिया जाता है क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही चर्चा में रहता है, तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। इसको दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद 102 और 191 इसमें कवर होते हैं। इसके बाद 11वीं अनुसूची को आप देख रहे हैं, इसके ठीक नीचे इसमें पंचायत की शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं और जिम्मेदारियां हैं।
और इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। 243(6) ये आर्टिकल है, इसमें कवर होता है। और 12वीं अनुसूची जो है इसमें न्यायपालिकाओं की शक्तियां हैं, प्राधिकार हैं, जिम्मेदारियां हैं। और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये 243(ब) है। तो यहाँ तक हमने अनुसूचियों को देखा, उससे पीछे हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखा। अब क्या देखेंगे? तो हमने ये देखा कि भारत का संविधान बहुत बड़ा है और संविधान निर्माता जब इसको बना रहे थे तो वो बहुत सारे संविधानों को लेकर बैठते हैं, मतलब बहुत सारे देशों के संविधानों को देखते हैं और वहाँ से जो कुछ अच्छा लगता है उसको उठा लेते हैं। तो ये जो 12 हमने किया है ना अलग अलग जगह से, यानी उधार लिया है, तो कहाँ से क्या लिया है वो देखना आवश्यक है। अब आइए देखते हैं, एक तरफ संविधान दिया है, एक तरफ स्रोत दिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है? समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन होता है, उसके प्रावधान को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके बाद जर्मनी का वीमर संविधान, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है, कुछ अधिकारों को छोड़कर। सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस का जो संविधान है, हालांकि सोवियत संघ रूस नहीं कहा जा सकता, उसका बहुत बड़ा स्वरूप था सोवियत संघ। तो फिलहाल मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है उसका आदर्श न्याय 3 प्रकार का है। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो उसके आदर्शों का ब्यौरा यहाँ से मिलता है। फ्रांस के संविधान को आप देखें तो गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श यहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान जो है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दिखाई देता है। जापान के संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमें दिखती है, मतलब इस संविधान से हमने ये लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, इसे आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके साथ आप देखिए, इसके बाद आप देख रहे हैं फ्रांस के संविधान को। तो फ्रांस का संविधान जो है वहां से हमने क्या लिया है? गणतंत्रात्मक प्रणाली को लिया है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श हैं उनको ग्रहण किया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, यहाँ से संशोधन की प्रक्रिया को हमने उठाया है और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया को चुना है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया हुआ है। भारत शासन अधिनियम से हमने बहुत कुछ लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीजों का ब्यौरा है, जैसे कि संघीय तंत्र के पूरे प्रावधान को उठाया है, राज्यपाल के कार्यालय के प्रावधानों को लिया है, न्यायपालिका का पूरा सिस्टम, लोक सेवा आयोग और पूरा प्रशासनिक ढांचा, इसके अलावा आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक ब्यौरे सारे, वो सब कुछ यहाँ से लिया है। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसी के आधार पर। तो ये चीजें हमने देखी। आगे चलते हैं, ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? तो संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। अमेरिका में कैसी शासन प्रणाली है? अध्यक्षीय है, और ब्रिटेन में संसदीय है। तो हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली ही चलती है, तो ये ब्रिटेन पर आधारित है। इसके अलावा विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, ये सब प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भी हमने कुछ लिया है, जैसे कि मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, और आप देखें उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यही संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके साथ उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का जो प्रोसेस है, ये सब हमने कहाँ से उधार लिया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरलैंड के संविधान से आप जानते ही हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया है। उसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी हमने वहीं से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, इसे साफ कर लेते हैं। देखिए, कनाडा के संविधान से हमने लिया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का, यहाँ आप देख रहे हैं, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब कुछ हमने कनाडा के संविधान से बोरो किया है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ देखिए संविधान संशोधन को। तो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, जैसे कि पहला वाला होता है, बहुत सारे हैं संविधान संशोधन, लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण है सिर्फ उतना ही देखेंगे। तो जो पहला संशोधन होता है ये 1951 में ही हो जाता है, यानी अगले ही साल, और कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने के लिए 9वीं अनुसूची को पेश किया जाता है। 7वां संशोधन होता है 1956 में, कुछ यहाँ पे आप देख रहे हैं, भाषा द्वारा पुनर्गठित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की शुरुआत इत्यादि होती है। इसके बाद अब 42वें संशोधन को कहते हैं कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। 42वां और 44वां दोनों महत्वपूर्ण है। 42वें में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े जाते हैं और यही अंतिम संशोधन था प्रस्तावना में, उसके बाद से नहीं हुआ है। और मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा 44वां संशोधन जो है उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से बाहर कर दिया जाता है। अब ये एक वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार बन जाता है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रह जाता है। 52वां संशोधन होता है 1985 में, 10वीं अनुसूची, जिसे कि दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है, उसको यहाँ शामिल किया गया। कुल मिलाकर वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से उसे पारित किया गया था, तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं।
61वां संशोधन होता है, इसमें मतदान की आयु को रिड्यूस किया जाता है, 21 से घटाकर 18 कर दिया जाता है, 1989 में हुआ था। 73वां होता है, 73वां और 74वां दोनों जो संविधान संशोधन है, मतलब 73 और 74, वो 1992 में ही होते हैं, दोनों एक ही साल में होते हैं। और पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था का इसमें प्रावधान किया गया था। इसके बाद होता है 86वां संशोधन सन 2002 में, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इसके बाद आप देख रहे हैं 101वां संशोधन, जिसमें कि जीएसटी को लागू किया जाता है, मतलब जीएसटी का परिचय, इंट्रोडक्शन यहाँ पे मिलता है, और ये 2016 में, उसके लागू तो किया जाता है 2017 में जुलाई में, लेकिन जो जीएसटी के प्रावधान हैं उनको संविधान में शामिल करने के उद्देश्य से ये संशोधन होता है, जिसका नंबर है 101वां, और ये 2016 में ही होता है। इसके बाद आता है 103वें नंबर का संशोधन, जो कि 2019 में हुआ था, और इसमें एक तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान, जो 10% कोटा ईडब्ल्यूएस का है उसको, और इसके साथ साथ 2019 में 103वें संशोधन के माध्यम से ही संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 इन दोनों को सुधारा गया, और इसके माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को सम्मिलित किया गया। इसका परिणाम क्या हुआ कि अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जा सके। मतलब ये ऐसे लोग थे जो कि जनरल कैटेगरी में किसी भी आरक्षण के हकदार नहीं थे, लेकिन इनकी आर्थिक दशा ऐसी थी कि इन पर दया की जानी चाहिए, मतलब इन्हें छूट मिलनी चाहिए, तो इनके लिए ये प्रावधान था। तो यहां तक हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। अब आप जरा डीपीएसपी को देख लीजिए, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। तो संविधान का भाग 4 कहां पर ये है, ये तो हमने पीछे ही देख लिया है। तो संविधान का भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका ब्यौरा दिखाई देता है। और संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित जो आयरलैंड का संविधान है वहां से लिया था। आयरलैंड के संविधान में भी ये उनका मौलिक नहीं था, ये उन्होंने स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। तो मूल रूप से ये कहां से आया है, स्पेन के संविधान से आया है, लेकिन हमने लिया है कहां से, तो आयरलैंड के संविधान से। भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया है, और मूल अधिकारों के साथ नीति निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा और दर्शन कहा है। ये राज्यों के कर्तव्य होते हैं लोगों के प्रति, और बाकी मूल कर्तव्य जो है वो नागरिकों के कर्तव्य हैं, और मूल अधिकार नागरिकों के अधिकार हैं। तो ऐसे ये पूरा चलता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा, इसका स्रोत स्पेनिश संविधान है, वो हम देख ही चुके हैं कि स्पेन के संविधान से ही ये आया हुआ है, और यहाँ से आयरलैंड में आया। अब यहाँ ये भी कहा गया कि अनुच्छेद 37 जो है ये निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में, कि मतलब क्यों ये बनाए गए हैं, क्या इनका उद्देश्य है। तो अनुच्छेद 37वां यही बताता है। और इन सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य वही है पब्लिक वेलफेयर, यानी जन कल्याण, उनके लिए सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर स्थापित करना, जो कि संविधान में प्रस्तावना में प्रतिबद्धता दर्ज की गई। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति ये अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि इनका जो उद्देश्य है वो कौन वाले आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 37। और इसके कुछ पक्ष हैं, जैसे पक्ष में आप ये तो देखिए कि नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध जो है वो न्यायालयों द्वारा लागू नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि कोर्ट ने इनको लागू किया है और ये बिल्कुल कानूनी डंडे के साथ मनवाए जाएंगे, ऐसा नहीं। इसके साथ ये भी है कि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत हैं। मतलब ये सिद्धांत जो है वो देश को संचालित करने के लिए जरूरी है, असल में उसका आधारभूत ढांचा बनाते हैं, लेकिन इनको हम बाध्यकारी नहीं बना सकते, ऐसा कहा गया। राज्य का यह कर्तव्य होता है कि वो इन सिद्धांतों को कानून बनाए, और कानून बनेगा तो बाध्यकारी हो जाएगा। सिद्धांत बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इनके आधार पर अगर राज्य कोई कानून बनाता है और उसके पास ये हक होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये बाध्यकारी हो सकते हैं। अब आप देखें कि भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इनकी प्रेरणा हमने कहाँ से ली है, तो प्रेरणा कहाँ से ली है वो पीछे ही देख लिया, यहाँ दोबारा क्यों देखेंगे। अच्छा, 1937 में आयरलैंड का संविधान बना था, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने कहा है, यहाँ इनका कथन आप देख रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व और अधिकार ये संविधान की मूल आत्मा है। निदेशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, यानी इनके हनन पर इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मतलब न्यायालय इन्हें जबरदस्ती मनवा नहीं सकता है। अतः सरकार, मतलब चाहे वो केंद्र हो या राज्य स्तरीय सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, ये इन्हें लागू करने के लिए मजबूर नहीं, अगर चाहे तो लागू कर सकती है, और हाँ, ये उसका कर्तव्य बनता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों और कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। आप देखते हैं ना कि केंद्र और राज्य दोनों ही पॉलिसी बनाते हैं, जिला स्तर पर भी नीतियां बनती हैं, जैसी आवश्यकता होती है उसके हिसाब से। तो जब नीतियां ये राज्य बना रहे होते हैं, तो उस समय इन तत्वों को मद्देनजर रखते हुए ही नीतियां बनाई जाए, ये आवश्यक होता है। अनुच्छेद 36 के जो अनुच्छेद 36 है, इसके हिसाब से भाग 4 में यहाँ देखिए राज्य शब्द का जो उल्लेख किया गया है ना, तो राज्य की परिभाषा भी दी हुई है। और राज्य की परिभाषा कहाँ पे है, ये संविधान के भाग 4 में हमें दिखाई देती है। राज्य में कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो यहाँ वही बताया गया है कि अनुच्छेद 36 के हिसाब से भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो सबसे पहले राज्य की परिभाषा हमें कहाँ मिलती है, मौलिक अधिकारों वाले भाग में मिलती है, यानी भाग 3 में मिलती है। और वही वाला राज्य शब्द जो है वो भाग 4 में इस्तेमाल किया गया है।
इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी और कार्यकारी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण और देश के अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरण, ये सब इसमें आते हैं। राज्य का मतलब ये सब हो गया। आप देख रहे हैं कितना बड़ा विस्तार है, ये पूरा राज्य है। अब इसके नीचे आप देखें, निदेशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में जो उल्लेखित अनुदेश हैं उन्हीं के समान है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का जो अपना कथन है उसके हिसाब से नीति निदेशक तत्व अनुदेशों के समान है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किए गए थे। 44वां संशोधन अधिनियम। अब ये जो 44वां संशोधन होता है ये 1978 का है और ये एक और नीति निदेशक सिद्धांत को इसमें ऐड करता है, मतलब पहले से जो सूची बनी थी उसमें जोड़ देता है और राज्य से ये अपेक्षा रखता है कि वह आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को समाप्त करे। हर प्रकार की समानता की बात ये हम पहले से ही कर रहे हैं। तो समानता किस किस क्षेत्र में हो सकती है और कहाँ कहाँ असमानता की गुंजाइश है? तो आय के मामले में असमानता हो सकती है, प्रतिष्ठा की असमानता हो सकती है, सुविधाओं और अवसरों की असमानता हो सकती है। तो राज्य का ये फर्ज बनता है कि इसको समाप्त करे और ये है अनुच्छेद नंबर 38। 86वां संशोधन होता है। देखिए DPSP से जुड़े हुए जितने भी अमेंडमेंट हैं उसको देख लीजिएगा। तो 86वां संशोधन होता है 2002 में। 1978 में 44वां हुआ था और जो 86 यानी 86वां है वो होता है 2002 में और अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को इसमें परिवर्तित कर दिया जाता है। प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 क के तहत मूल अधिकार बना दिया जाता है और संशोधन निदेशक तत्वों में राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बचपन देखभाल के अलावा सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराए। अब नंबर आता है सहकारी समितियों का। तो सहकारी समितियों से संबंधित एक नया 97वां संशोधन आता है 2011 में और उसके द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निदेशक सिद्धांत जोड़ा जाता है। राज्यों से यह अपेक्षा की गई है कि वे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन और लोकतांत्रिक निमंत्रण और इसके साथ साथ यहाँ नियंत्रण होगा, लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा दें। मतलब कुल मिलाकर सहकारी समितियों को पूरा सहयोग दें, ऐसी राज्यों से अपेक्षा की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों से संबंधित अनुच्छेद है। तो आर्टिकल नंबर 36 में राज्य की परिभाषा है और वही परिभाषा है जो मूल अधिकारों वाले भाग में है, मतलब भाग 3 में। इसके बाद भाग 37 जो है, माफ कीजिए, अनुच्छेद 37 जो है, इसमें राज्य के अंतर्विष्ट तत्वों को, राज्य के अंतर्गत जो अंतर्विष्ट तत्व है मतलब नीति निदेशक सिद्धांतों में, उसको लागू करने की बात की गई है। 38वें नंबर के आर्टिकल में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के संबंध में कहा गया है और राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो अनुच्छेद 39 में दिए हुए हैं। ठीक है। अब इसके बाद 39 क आता है। 39 क में निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है और समान न्याय की बात की गई है। जो सोशल जस्टिस है ना वो सभी के लिए हो और निःशुल्क हो, जहाँ पे वंचित वर्ग है और वो पैसा खर्च करके न्याय नहीं प्राप्त कर सकता है क्योंकि ये भी प्रक्रिया जो है खर्चीली है, तो ऐसे में निःशुल्क सहायता उनके लिए उपलब्ध हो, ये बात। और 40वें में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात है। 41वें में आप जानते ही हैं कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, सार्वजनिक सहायता, ये सब चीज़ें दिखती हैं। 42वें में न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं और मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान दिखाई देते हैं। 43वां जो है इसमें कर्मचारियों को निर्वाह वेतन की बात की गई है। 43वें का जो क है इसमें उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता की बात की गई है। 43 का जो ख है इसमें सहकारी समितियों के प्रोत्साहन की बात कही गई है। 44वें में, ये आप DPSP का भाग देख रहे हैं, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है, मतलब नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। बचपन की जो पूर्व देखभाल है, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा है, उसका प्रावधान आर्टिकल नंबर 45 में आपको दिखेगा। ये सब DPSP ही चल रहा है। इसके बाद 47 को आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने और जन स्वास्थ्य की स्थिति को और मजबूत करने संबंधी जो सरकार के कर्तव्य हैं उसका इसमें ब्यौरा दिखाई देता है। कृषि और पशुपालन का संगठन, ये आर्टिकल नंबर 48 में है और आर्टिकल 48A जो है यानी क, इसमें पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा की बात की गई, ये भी शामिल। 49वें को देखें, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों वस्तुओं का संरक्षण, ये सब है। 50वें में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव दर्शाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहन देने की बात 51वें में की गई। तो ये तो हमने देखा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, इनके बीच में कभी कभी टकराव होता है और कभी कभी इनसे संबंधित विवाद खड़े होते हैं। तो वो मामले दिए हुए हैं, जैसे कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये काफी प्रसिद्ध है, केशवानंद भारती वाला, गोलकनाथ वाला। आइए देखते हैं। 1967 का है गोलकनाथवाद और सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कहा था कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी संशोधन संसद कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में किसी भी परिस्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। और ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, ये शंकरी प्रसाद मामले वाले अपने खुद के निर्णय का विरोध कर रहा था। उसमें ऐसा कहा गया था कि संशोधन किया जा सकता है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने ही वादे को पलट देता है। इसके बाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला वाद।
तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो गोलकनाथ वाला फैसला था उसको खारिज कर दिया। अपने ही फैसले को ये बार बार खारिज करते हैं। तो खारिज कर दिया और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से को संशोधित कर सकती है, लेकिन शर्त यही है कि मूल संरचना को नहीं बदल सकती। और यही बात है। इस प्रकार से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 जो था, इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मतलब अब आप देख रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार है उसमें संशोधन, फेरबदल हुआ है, संसद ने किया है। तो ये कैसे हुआ? ढांचा नहीं खराब किया गया है, उसको एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, कहीं बाहर नहीं किया गया है। इसके बाद आता है 1980 का ये वाद, जो कि है मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद, मिनर्वा मिल बनाम भारत संघवाद। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से रिपीट किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ सकती। अब आप देखेंगे मूल अधिकार और मूल कर्तव्य को, क्योंकि डीपीएसपी को हमने देख लिया है। अब यहाँ फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो भाग 3 में इनका ब्यौरा दिखता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। और संविधान का जो भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये सही बात है, क्योंकि इसमें एक लंबी और विस्तृत सूची है जिसमें कि न्यायोचित मूल अधिकारों का ब्यौरा दिखाई देता है। मतलब नागरिकों के पास उनके क्या अधिकार हैं, ये हमें इससे पता चलता है। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल रूप से संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, उसमें से एक को बाहर किया गया, लेकिन मूल रूप से जब संविधान बना था तो इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी टोटल 7। इसमें समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के खिलाफ अधिकार ये 23 से 24 तक है। धर्म की आज़ादी ये 25 से 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये 29 से 30 तक है। संपत्ति का अधिकार बाहर कर दिया गया था, लेकिन इसका जो आर्टिकल था वो 31 था। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32वें में। 44वां संशोधन होता है, जिसमें से कि 1978 में मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद 19(1) च को भी समाप्त कर दिया गया। इसके लिए संविधान का जो भाग 12 है उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां पे इसे शामिल कर रहे थे। तो 300(a) जुड़ता है और एक नया प्रावधान आता है। तो फिलहाल जो मूल अधिकार है वो कितने हैं? 6 हैं टोटल। 7 हुआ करते थे, लेकिन 7वां समाप्त हो गया, मतलब मूल अधिकारों से समाप्त हो गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 की है, मोतीलाल नेहरू के सौजन्य से आती है। और भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का उसमें पक्ष लिया गया था, उसमें बात की गई थी। और सही बात है। अर्नेस्ट बार्कर का यह कहना है कि अधिकार के बिना कर्तव्य उसी प्रकार से है जैसे मनुष्य की परछाई को गायब कर दिया जाए। मतलब यह है कि अधिकार अगर आपके पास नहीं है तो कर्तव्य पालन की अपेक्षा आपसे कैसे की जा सकती है। इसीलिए नागरिकों को कुछ अधिकार देने की आवश्यकता है, तो ये अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय के रूप में वर्णित किया था, क्योंकि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार के उल्लंघन के खिलाफ एक प्रभावी उपाय प्रदान करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की शक्ति होती है। रिट जारी करता है ना अदालत, मतलब सुप्रीम कोर्ट या जो अन्य अदालतें होती हैं उनके पास भी होती है ऐसी पावर। तो ये चीज़, हालांकि मूल अधिकार असीमित नहीं है, इनकी भी सीमा है, ये वाद्य योग्य होते हैं और राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। मतलब तिकड़म लगा के इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये युक्तियां निकाली जाती हैं। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं इसका निर्णय अदालत करती है। मतलब राज्य चाहे तो इसको रोक सकता है कुछ अपना दाव पेच लगाकर। अब उसके बाद अगर मामला कोर्ट में जाता है तो वहां कोर्ट किसके फेवर में फैसला करेगा, ये देखने वाली बात है। मूल अधिकार न्यायोचित है, ये व्यक्तियों को अदालत में जाने की अनुमति देते हैं जब भी इनका उल्लंघन होता है। और उल्लंघन कौन करता है? आमतौर पर सरकारें ही करती। आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखें कि मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय के द्वारा गारंटी और सुरक्षा दी गई है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, या आवश्यक नहीं है कि केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां पर अपील की जाए। मूल अधिकार स्थायी भी नहीं है, संसद इनमें कटौती या कमी कर सकती है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत ये किया जा सकता है। मतलब संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कोई साधारण विधेयक ले आके ऐसा काम नहीं किया जा सकता है। और उसमें भी शर्त यह है कि संविधान का जो मूल ढांचा है वो खराब नहीं होना चाहिए। अब अनुच्छेद 16(2) को देखिए, इसमें क्या है? लोक नियुक्ति के मामले में किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या वर्ग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 29 क्लॉज 2 जो है, इसमें क्या कहा गया है? कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पे भी राज्य द्वारा संचालित या राज्य से सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30(1) को देखें, किसी अल्पसंख्यक चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर ही क्यों न हो, उन्हें अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होना चाहिए। अनुच्छेद 31(1) को आप देख रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधिक प्राधिकार के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। यह है संपत्ति का अधिकार जो था। उसके साथ साथ मौलिक अधिकार, यहां देखिए आप कहा गया है कि मौलिक अधिकार पूर्णतया नैसर्गिक और अप्रतिदेय श्रेणी में आते हैं। ये नैसर्गिक है, प्राकृतिक अधिकार है। आपातकालीन स्थिति में भी अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत इनका निलंबन तो होता है, लेकिन कुछ उसमें से तब भी बचे रहते हैं, जैसे जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
मौलिक अधिकारों को न्याय योग्य यानी वाद योग्य माना गया है, मतलब अगर इनका उल्लंघन होता है तो अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। अब आप देख रहे हैं कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व ये न्यायपालिका के पास है, यानी नागरिकों के अधिकार का संरक्षण करता कौन है? ये कोर्ट है, अदालत। भारतीय संसद के द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, यहाँ आप देखें, इसके अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ये आप देख रहे हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली संचरण, मतलब ये जो शब्दावली है ना, दैहिक स्वतंत्रता, इसमें कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी शामिल है, उसको आप रोक नहीं सकते। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु 32 के अंतर्गत, मतलब आर्टिकल 32 जो है उसके अंतर्गत न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, जहां अभिव्यक्ति की आजादी की बात होती है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त होती, लेकिन ये दोनों तब भी नहीं निलंबित होते, ये तब भी उसी स्थिति में बने रहते हैं। भारतीय संविधान में 44वां संशोधन होता है, उसके बाद अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है, तो ये प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित किसी ऐसे अधिनियम को, मतलब कोई भी अधिनियम जो कि असंवैधानिक है, उसको ऐसे घोषित कर सकते हैं, मतलब उन्हें यह लग रहा है कि संविधान के अनुकूल नहीं है तो उसको असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं, जो संविधान के भाग 3 में दिए किसी उपबंध की असंगति में दिखाई देते हैं। सेवा के अधिकार की अवधारणा को अगर आप ध्यान से देखें तो ये अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम से शुरू होती है और इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है और भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास ये राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस बिल, ये पूरा बिल का नाम है, लंबा बिल का नाम है, तो 2011 में आया था, इसी के माध्यम से किया गया था, लेकिन ये पारित ही नहीं हो पाया। समस्या ये है। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार, यहाँ आप देखें कुछ फैक्ट जो है वो अलग है, तो मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया और इसने ये कानून 18 अगस्त 2010 को लागू भी कर दिया, लेकिन पूरे देश में ऐसा नहीं हो पाया। दूसरा स्थान बिहार राज्य का है, 25 जुलाई 2011 को ये लागू करता है। अच्छा, बधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम ये संसद में 1976 में पास किया गया था। इसका उद्देश्य था कि केवल बधुआ श्रमिकों को मुक्त नहीं किया जाए बल्कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाए। अब यहाँ आप देख रहे हैं इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को, तो इसके अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के द्वारा बाल अधिकार का संरक्षण भी किया जाता है, तो ये उल्लेखनीय है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो प्रक्रिया है उसके दौरान अनुच्छेद 20, यहाँ आप देखें, 20 और 21 के प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर सभी जितने भी हैं उनको निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 में उल्लिखित जो 6 मूल अधिकार हैं उनको तब तक स्थगित किया जा सकता है जब तक युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, मतलब जब तक आपातकाल रहेगा तब तक ये निलंबित हो जाते हैं और इन्हें सशस्त्र विद्रोह के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई युद्ध चल रहा है, कोई बाहर से हमला हो गया है, देश खतरे में है, तो ऐसी कंडीशन में जो 19वां है उसको स्वतः ही निलंबित माना जाता है। लेकिन अगर कोई आंतरिक समस्या है, मतलब अंदर कोई विद्रोह चल रहा है, तो उसमें इसको निलंबित नहीं कर सकते। अनुच्छेद 13 ये घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण वाली जो विधियां हैं वो शून्य होंगी, मतलब उनमें नहीं किया जा सकता है, ऐसा कोई उन्हें छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ये न्यायिक समीक्षा के हकदार है। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय मतलब अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय यानी अनुच्छेद 226 उस प्रावधानों के तहत इन्हें प्राप्त है जो किसी विधि को मूल अधिकारों का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या बताता है? ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो नागरिक हो या विदेशी, उस पर यह अधिकार लागू होता है जिसे कि समानता का अधिकार कहा जाता है। इसके अलावा व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति, संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां, ये सब आ जाते हैं, वो सब इस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अब हम मूल अधिकारों को देख लेते हैं। तो मूल अधिकार का यहाँ विषय दिया है और अनुच्छेद दिया है। समता का अधिकार आप जानते हैं कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें दिखाई देता है। यहाँ पर है विधि के समक्ष समता और विधियों के का समान संरक्षण जो है ये इसमें पूरा वर्णित है और अनुच्छेद 14 ये पूरा इसमें दिया हुआ है। इसके बाद मतलब एक क्रम से है ना, तो 14 से लेकर 18 इसमें हम सबको देखेंगे। तो पहला आपका इसमें विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण है जो कि अनुच्छेद 14 में वर्णित है। इसके बाद है धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ प्रतिषेध, तो ये 15वें आर्टिकल में है।
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता ये 16वें में है। अस्पृश्यता का अंत और आचरण निषिद्ध ये जो है ये 17वें में है। इसके बाद सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा सभी उपाधियों का अंत इसे आप समझते हैं, ये अनुच्छेद 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से लेकर 22 तक वर्णित है। और इस वाले में आप देखें कि 6 अधिकारों की सुरक्षा, वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति की जो स्वतंत्रता है वो दिखाई देती है। और आर्टिकल नंबर 19 इसमें है। इसके बाद आप देखें कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है जो कि आर्टिकल नंबर 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है जो कि आर्टिकल नंबर 21 में है। प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है जो कि आर्टिकल नंबर 21 क में है। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है, ये आर्टिकल नंबर 22 में है। शोषण के खिलाफ अधिकार ये 23 और 24 जो अनुच्छेद है उसमें है। 23वें में बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। इसके साथ जो 24वां है इसमें कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। धर्म की आज़ादी का अधिकार 25 से लेकर 28 तक पूरे जो अनुच्छेद है उनमें फैला हुआ है। अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, मतलब किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की और आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता है ये 25वें आर्टिकल में हमें दिखाई देती है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये 26वें में है। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में जो आज़ादी है वो 27वें में है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता जो है ये 28वें आर्टिकल में कही गई। इसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में दिखाई देते हैं। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, ये 29वां आर्टिकल है। और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो है वो 30वां आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखें संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये 32वां है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार और इसमें शामिल जो याचिकाएं हैं उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को आप देखते हैं, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, अधिकार परीक्षा है, ये सब आता है और ये आर्टिकल नंबर 32 है। अब यहाँ आप ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखें कि केवल नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार है, मतलब केवल भारतीयों को जो प्राप्त मूल अधिकार हैं और विदेशियों को ये नहीं प्राप्त होते हैं, तो उसमें 15वां, 16वां, 19वां, 29वां और 30वां आता है। लेकिन ऐसे मौलिक अधिकार जो कि नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, तो इसमें वो लोग बाहर हो जाते हैं जो कि दुश्मन देश से आते हैं। मतलब जिस देश के साथ अभी हाल फिलहाल में दुश्मनी चल रही है, लड़ाई चल रही है या फिर कोई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ के लोगों को ये भी सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन आमतौर पे अगर कोई विदेशी है, हमारा मेहमान है, तो उसको अनुच्छेद 14, 20, 21, 21 क, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 के तहत जो वर्णित मूल अधिकार हैं वो दिए जाते हैं। तो यहाँ आप आर्टिकल याद रखेंगे कौन से सिर्फ भारतीयों के लिए हैं और कौन से विदेशी और भारतीय दोनों लोगों के लिए। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था, मतलब पहले ये मूल अधिकार था, बाद में ये कानूनी अधिकार बन जाता है। लेकिन मूल अधिकार जो 7वां था वो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। 44वां संशोधन हुआ था 1978 में। फिलहाल ये भाग 12 जो है संविधान का, उसमें अनुच्छेद 300A में वर्णित है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा जो गारंटीकृत अधिकार हैं उनको छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 19 के द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति घोषित कर दी गई हो, मतलब बाहर से हमला हो गया हो और देश उसमें परेशान हो, तो ऐसे जो अधिकार होते हैं इनको निलंबित कर दिया जाता है। अब आप देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये जो सूचना का अधिकार आप देख रहे हैं ना, ये 19(1) के तहत, मतलब 19 क्लॉज 1 के तहत ये मौलिक अधिकार माना जाता है। 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश मामला, इसे आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में माना जाएगा। मतदान का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है। ये जो वोटिंग राइट है ना, ये संवैधानिक अधिकार माना जाता है, लेकिन ये मूल अधिकार नहीं है। और अनुच्छेद 19 क्लॉज 1A के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का विवरण है। तो ये फुटकर जानकारियां हैं, मतलब फैक्ट हैं जिन्हें कि आपको पढ़ना चाहिए। 46वां संशोधन होता है संविधान में सन 2002 में, और इसने भारत के संविधान में अंतः स्थापित जो अनुच्छेद 21 क है, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा यानी RTI जो अधिनियम है, माफ कीजिए RTE जो अधिनियम है, मतलब राइट टू एजुकेशन वाला, ये 2009 वाला है। इसमें बच्चों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21 क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? कुल मिलाकर ये तो संवैधानिक भाषा हो गई, ये लक्ष्यदार भाषा होती है। लेकिन इसका मतलब यह है कि औपचारिक स्कूल जो कि कतिपय अनिवार्य मापदंडों और मानकों को पूरा करते हैं, उनमें संतोषजनक एक समान गुणवत्ता वाली जो पूरी प्रारंभिक शिक्षा है वो हर बच्चे का अधिकार है, इसमें ये माना गया। और अनुच्छेद 21 का और RTE अधिनियम ये सब लागू होता है 1 अप्रैल 2010 को। इसके साथ एक शब्द यहाँ दिया हुआ है, अस्पृश्यता। तो इस शब्द को न तो संविधान और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ठीक, अस्पृश्यता को परिभाषा नहीं दी गई है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है।
हालांकि व्यवहारिक परिभाषा तो सभी जानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। इसके बाद आप देख लीजिए मूल कर्तव्य को। तो मूल कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत निर्दिष्ट किया जाता है। यह देश के आदर्शों को बनाए रखने के लिए और इसके विकास में योगदान देने के लिए भारतीय नागरिकों से अपेक्षित है, मतलब नागरिकों के कर्तव्य हैं ये। कुल मिलाकर 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इसमें से 10 को 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है इसको 2002 में जब 86वां संशोधन हुआ था तो उसके द्वारा ऐड किया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब यहाँ आप ये जानें कि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं और अविभाज्य हैं, लेकिन मूल संविधान में मूल अधिकारों को रखा गया, न कि मूल कर्तव्यों को। ये बाद में जुड़े हैं, ये आप भी जानते हैं। जब पूरा ओरिजिनल संविधान बना था 1950 वाला, तो उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माताओं ने यह जरूरत नहीं महसूस की कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए। हालांकि इन्होंने राज्य के कर्तव्यों को राज्य के निदेशक तत्वों में शामिल किया, लेकिन उसमें नागरिकों के कर्तव्य नहीं थे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रभावित होकर बाद में ऐड किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रमुख लोकतांत्रिक देश जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब के संविधानों में इन कर्तव्यों का कहीं भी उल्लेख नहीं दिखता है, लेकिन रूस के संविधान से हमने प्रेरित होकर इसे शामिल किया। अब आप देखें कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ आप देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, जिसे कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी 1975 से लेकर 77 का जो समय है, इसके दौरान मूल कर्तव्यों और उनकी आवश्यकता इत्यादि के संबंध में संस्तुति देनी थी। तो इसके आधार पे ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और समिति की सिफारिश ये थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों का एक अलग से पाठ होना ही चाहिए और ये बताया गया था कि नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। अगर आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं तो आपके भी कुछ कर्तव्य बनते हैं। केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को लागू करते हुए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया था और उसके बाद जब संशोधन होता है तो भाग 4 क जुड़ता है संविधान में और ये केवल एक अनुच्छेद के माध्यम से जुड़ता है, 51 का। 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 11वां जुड़ जाता है। अब देखिए, सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी जो कि उस समय हुई थी और दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया जा रहा है। तो बात तो ठीक है भाई, ये ठीक है कि संविधान निर्माताओं की बराबरी बाद में कोई नहीं कर सकता, उस समय के जो दिग्गज लोग थे, लेकिन ये एक भूल थी जिसे कि सुधारा गया। तो कर्तव्य होने चाहिए थे और वो शामिल किए गए। अब देखिए कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, मतलब उनका ये कहना था कि 8 ही हो, लेकिन बाद में 42वां जब संशोधन होता है तो उसमें इनकी संख्या बढ़कर 8 से 10 हो जाती है, मतलब 2 और बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर 10 मूल कर्तव्यों को ये 1976 का जो संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जोड़ा गया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तीसरे स्थान पर रखा गया है और मौलिक कर्तव्यों को परमादेश के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रिट है जिसे कि न्यायालय मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर जारी करती है। मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं और प्रशासन इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता, जबकि रिटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती हैं। तो ये एक मामला है। अच्छा, एक चीज और कि आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4A में, यहाँ आप देख रहे हैं ना, भाग 4A, इसमें 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। ये वही समय था आपातकाल वाला। राज्य के निदेशक तत्वों की तरह से ही जो मौलिक कर्तव्य हैं वो भी गैर न्यायिक है, मतलब ये न्यायिक नहीं है, न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है, ये उस कैटेगरी से बाहर आते हैं। कुछ मूल अधिकार जो कि सभी लोगों के लिए हैं, चाहे नागरिक हो या विदेशी, लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए है। विदेशियों का कौन सा कर्तव्य होगा? जो अपने देश का है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के लिए बनती है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधि जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज को जलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना, इसके खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं। मतलब ये नहीं करना चाहिए आपको, यहाँ से ये चेतावनी दिखाई देती है। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए एक प्रेरणा है, उन्हें अनुशासन और प्रतिबद्धता का पाठ पढ़ाते हैं। वे इस तरह की सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल तटस्थ दर्शक नहीं है जो कि सुविधाओं का सिर्फ उपभोग कर रहे हैं, बल्कि वो राष्ट्र की लक्ष्य प्राप्ति में सक्रिय भागीदार हैं। उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, जो कि जनता का शासन है, जो प्रतिनिधि शासन कर रहे हैं या तंत्र को चला रहे हैं वो आपके ही द्वारा चुने हुए हैं। तो ऐसे में आप एकदम से जिम्मेदारी मुक्त नहीं हो सकते हैं, ये इसका आभास कराते हैं और ये सही बात है। अब मूल कर्तव्यों की सूची को भी देख लीजिए। तो देखिए, पहला तो यह है कि संविधान का पालन किया जाए, पहला मूल कर्तव्य, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हृदय में सजोकर रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और जरूरत पड़े तो देश की सेवा करें। आवाहन की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद महसूस होना चाहिए। और आप देखिए कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा और प्रदेश, वर्ग आधारित किसी भी भेदभाव से परे हो। और इसके साथ साथ ये कि अपनी गौरवशाली परंपरा को समझें और उसका रक्षण करें।
प्राकृतिक पर्यावरण, यहाँ आप देख रहे हैं प्राकृतिक पर्यावरण, और इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, इन सब की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अगर आप जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखते हैं तो आप अपने मूल कर्तव्य में से कम एक का पालन कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा मूल कर्तव्य है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की तथा सुधार की भावना का विकास करें। अपनी पर्सनालिटी को इस हिसाब से बनाएं कि वो इनोवेटिव हो, नई सोच के लिए खुली हो। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। वहां पर जाकर वो करण लव्स प्रिया न लिखें, मतलब जो आप निशान बनाकर आते हैं, अपने नमूने छोड़कर आते हैं, तो वैसा काम ना करें। इसके बाद आप देखें कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों, ये बीमारी होती है लोगों की, जब किसी सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, पब्लिक प्लेस होता है या कोई ऐसी धरोहर होती है, तो वहां जरूर दिल बनाकर आएंगे, उसमें तीर मार कर आएंगे। अब यहाँ देखिए, सार्वजनिक संपत्ति के नीचे हिंसा से दूर रहने के लिए भी कहा गया है कि मारपीट अनावश्यक न करें, क्योंकि उसमें भी उपद्रव जो होता है तो सार्वजनिक संपत्तियों को फूंका जाता है। अच्छा, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। मतलब जिस मुकाम पे आप हैं, जहां भी आप हैं, वहां पे अपना सर्वोत्तम प्रयास करें, क्योंकि हर नागरिक देश के लिए महत्वपूर्ण है। वो देश की पूरी जो इमारत खड़ी हुई है उसमें ईंटों का काम करता है। जब हर ईंट मजबूत होगी तो पूरी इमारत मजबूत होगी। तो हर नागरिक का व्यक्तिगत स्तर पर सशक्त होना आवश्यक है, और ये सशक्तिकरण का प्रयास है। इसके साथ आप देख रहे हैं कि 6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, और ये वाला जो कर्तव्य है ये बाद में जोड़ा गया है। शुरुआत में 10 ही थे, और उसमें से भी स्वर्ण सिंह कमेटी ने सिर्फ 8 का ही सुझाव दिया था। तो ये जो 10वां है, ये मतलब 9 और 10 जो है ये बाद में उसमें मतलब जो संशोधन होता है, और अंत में जब अनुच्छेद सामने आते हैं तो उसमें दिखाई देते हैं, 2 और जुड़ जाते हैं। और उसके बाद अंतिम में जो आखिरी बार इसमें संशोधन हुआ था, तो उसके माध्यम से 11वां जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों की शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, और ये कर्तव्य 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया 2002 में। तो इस तरह से ये मूल कर्तव्यों को आपने यहाँ देखा। कुछ चीजें और हैं, संसदीय सरकार की विशेषता है ये, ठीक। तो संसदीय शासन प्रणाली अपने देश में है, ये आप जानते हैं। पहली चीज तो इसकी विशेषता ये होती है कि नामिक और वास्तविक कार्यपालिका होती है। मतलब भारत की जो संसदीय व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति नामिक कार्यपालिका होता है, यानी विधिक कार्यकारी होता है, और वास्तविक कार्यकारी कौन होता है, यानी कार्यवाहक कौन होता है, ये प्रधानमंत्री होता है। मतलब वास्तविक नियंत्रण प्रधानमंत्री के ही हाथ में होता है। बहुमत प्राप्त दल ही शासन करता है, ये इसकी विशेषता होती है। लोकसभा में राजनीतिक दल जो बहुमत प्राप्त करता है वही सत्ता में आता है, और उसी का जो नेता होता है वो वहां पे प्रधानमंत्री की भूमिका में होता है। बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व भी इसकी विशेषता है। संसदीय सरकार का ये विशिष्ट सिद्धांत है। मंत्रियों का संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। लोकसभा के प्रति गठबंधन, मतलब आर्टिकल 75 का आप यहाँ संदर्भ ले सकते हैं। इसके बाद है राजनीतिक एकरूपता। तो मंत्रिपरिषद के सदस्य एक ही राजनीतिक दल से जुड़े रहते हैं, ये एकरूपता का मतलब है। और इस तरह इनकी समान राजनीतिक विचारधारा होती है, मतलब वो एक ही पार्टी के हैं तो एक दूसरे का विरोध तो करने से रहे और करेंगे भी नहीं, तो एक जैसी विचारधारा होती है। गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य होते हैं, और गठबंधन सरकार आमतौर पर टिकाऊ नहीं होती। इसके बाद दोहरी सदस्यता। इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना संसद का सदस्य बने मंत्री नहीं बन सकता है। पहले उसको सांसद बनना पड़ेगा, तब जाकर वो मंत्री बनेगा। और संविधान व्यवस्था करता है कि यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो और मंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो संसद का सदस्य नहीं है तो भी मंत्री बन जाए, लेकिन उसके लिए फिर 6 महीने के अंदर उसे उस हैसियत में आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री का नेतृत्व क्या होता है? तो ये सत्तारूढ़ दल का नेता होता है और नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है मंत्रिपरिषद और संसद का। निचले सदन का विघटन, मतलब लोकसभा जो है वो विघटित होती है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, फिर नई लोकसभा का गठन होता है। इसके बाद अगली विशेषता है गोपनीयता। तो गोपनीयता तो लगभग हर जगह है। यहाँ देखें, आपकी संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्यों को कार्यवाहियों, कार्यकारी बैठकों और नीति निर्माण इत्यादि मुद्दों पर गोपनीयता के सिद्धांत का पालन करना पड़ता है। अगली टेबल हमको ये बताना चाह रही है कि भारतीय और ब्रिटिश मॉडल में अंतर है। ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही हैं। ठीक है कि संसदीय शासन प्रणाली हमने वहां से ली है, लेकिन दोनों एक नहीं है। भारतीय मॉडल में यह है कि ब्रिटिश राजशाही के स्थान पर भारत में गणतंत्र है। ब्रिटेन में राजा रानी है, अभी हाल फिलहाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। चार्ल्स जो है वो राजा बने हैं, एलिजाबेथ का देहावसान हुआ है और वो एक अलोकप्रिय राजा बने। फिलहाल ब्रिटिश राजशाही है, भारत में क्या है, गणतंत्र है। राज्य का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और वो सिर्फ नाम का मुखिया होता है, वास्तविक जो कंट्रोल है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। ब्रिटेन में क्या है, राज्य का मुखिया राजा रानी होते हैं जो कि आनुवंशिक होते हैं। आनुवंशिक नहीं होते तो एलिजाबेथ के बाद विलियम को बना दिया जाता राजा, जिनकी लोकप्रियता ज़्यादा है, लेकिन उसकी जगह पे चार्ल्स को बनाया गया क्योंकि वो क्रम से अगले हैं, मतलब उनके पुत्र हैं, बड़े पुत्र। अब इसके बाद देखिए, भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है। संसदीय शासन प्रणाली तो है लेकिन संसद सर्वोच्च नहीं है। यहाँ पर शक्तियों पर प्रतिबंध है। संसद की जो शक्तियां हैं उनकी भी एक सीमा है, क्योंकि यहाँ एक लिखित संविधान है और संविधान ही सर्वोपरि है, जो कि भारत की जनता को केंद्र में रखता है। संघीय व्यवस्था है और न्यायिक समीक्षा और मूल अधिकार भी जीवित है, जो कि दूसरे देशों के संविधान से प्रेरित है।
ब्रिटिश व्यवस्था में क्या है कि संसद जो है वो संप्रभु है और सब कुछ उसी के केंद्र में है। आगे आप देखें कि भारत में प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, ये आप देख रहे हैं। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री संसद के निचले सदन का सदस्य होना चाहिए, मतलब हाउस ऑफ कॉमन्स। यहाँ ऐसी बाध्यता नहीं है, आवश्यक नहीं है कि लोकसभा का ही हो। और देखिए, भारत में जो व्यक्ति संसद में नहीं भी है उसे 6 महीने की अवधि देकर मंत्री के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। अभी आपने पीछे देखा ना कि 6 महीने के अंदर उसको सांसद बनना पड़ेगा। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, संसद का सदस्य है तो ही मंत्री बनेगा। मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी की कोई व्यवस्था नहीं है भारत में। मंत्रियों को राज्य के मुखिया के रूप में कार्यालयी कार्य जो है उसमें प्रति हस्ताक्षर करना जरूरी नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखिए, ब्रिटेन में अच्छा है, मंत्रियों की कानूनी जिम्मेदारी की व्यवस्था है और हस्ताक्षर आवश्यक होता है। भारतीय कैबिनेट व्यवस्था में छाया कैबिनेट यानी शैडो कैबिनेट की व्यवस्था नहीं है। और शैडो कैबिनेट जो है ये ब्रिटिश कैबिनेट संस्था या ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम की एक अनोखी विशेषता है और इसमें विपक्षी पार्टी इसको डेवलप करती है, मतलब विपक्षी पार्टी जो होती है वही इसका गठन करती है। तो एक मजबूत विपक्ष का निर्माण करना ये भी इसका एक मेन पर्पज है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये संसदीय और राष्ट्रपतीय व्यवस्था में फर्क है, मतलब अध्यक्षीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर है। तो संसदीय व्यवस्था में क्या है कि दोहरी कार्यकारिणी होती है। बहुमत वाला जो दल होता है, मतलब जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी का शासन होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, राजनीतिक एकरूपता होती है, दोहरी सदस्यता होती है, प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है, निचले सदन का हमेशा विघटन होता है और एक सदन स्थिर होता है, शक्तियों का मिश्रण होता है। गुण इसके क्या होते हैं? हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ होती हैं। अच्छाई ये है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच में अच्छा तालमेल होता है, सरकार रिस्पॉन्सिबल होती है, निरंकुशता नहीं होती है, मतलब उस पर नियंत्रण होता है और व्यापक प्रतिनिधित्व होता है, ये विशेषता है। लेकिन बुराई क्या है कि सरकार स्थायी नहीं होती है, उसका बार बार चुनाव होता है, बीच में भी गिर सकती है अगर बहुमत नहीं रहा तो। नीतियों में निश्चितता नहीं होती है, ये डावाडोल स्थिति है। शक्तियों का विभाजन यहाँ नहीं हो सकता, मतलब इसमें विरोध की स्थिति होती है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा भी सरकार चलाई जा सकती है, जैसे आजकल होता है। ज्यादातर जो नेता की हैसियत के आदमी बने हुए हैं, चुनाव भले ही जीत जाते हैं लेकिन उनके अंदर क्या उतनी योग्यता है कि वो जनता के ऊपर शासन कर सके? संभव नहीं है। लेकिन नेता के लिए कोई मापदंड ही नहीं निर्धारित, ये समस्या है। अब राष्ट्रपति शासन का आप देखें, एकल कार्यकारिणी इसमें होती है। राष्ट्रपति और विधायिका पृथक रूप से निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं। उत्तरदायित्व इसमें नहीं होता है, राजनीतिक एकरूपता भी नहीं होती है, एकल सदस्यता होती है, राष्ट्रपति का पूरा नियंत्रण होता है, निचला सदन इसमें विघटित नहीं होता है और शक्तियों का विभेद आराम से होता है। गुण क्या होते हैं? तो पहला गुण तो ये है कि स्थायी सरकार है भाई, इसमें सरकार में स्थायित्व है। इसके साथ साथ ये है कि नीतियों में निश्चितता होती है, निश्चित नीतियां होती हैं, शक्तियों के विभाजन पर यह आधारित है और विशेषज्ञों के द्वारा सरकार को चलाया जाता है। लेकिन दोष तब उत्पन्न होता है जब विधायिका और कार्यपालिका में आपस में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, दोनों आपस में टकराने लगते हैं। गैर उत्तरदायी सरकार यहाँ बनती है, गैर उत्तरदायी नेतृत्व बन सकता है, सीमित प्रतिनिधित्व होता है, विस्तारित नहीं होता है, तो उसके भी सिकुड़ने की संभावनाएं होती। तो ये सब जो है ये इसके अवगुण है। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं ये संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद है। पहला अनुच्छेद आप जानते ही हैं, संघ क्षेत्र का नाम है। अनुच्छेद 2 जो है इसमें नए राज्यों का नामांकन और स्थापना है। अनुच्छेद 2A है सिक्किम का संघ के साथ संबंध, इसको निरस्त कर दिया गया था तो चर्चा में नहीं है। इसके बाद अनुच्छेद 3 को आप देख रहे हैं, इसमें नए राज्यों की स्थापना, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 2 से 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची और पूरक अनुषंगिक और अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके, उसका प्रावधान इसमें दिखाई देता है। अब जरा आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, उनके गठन का वर्ष दिया है और पहले इनकी स्थिति क्या थी वो दी हुई है। जैसे कि आंध्र प्रदेश है, ये पहले मद्रास राज्य का हिस्सा होता था और भाषाई आधार पर अंत में इसका विभाजन करना ही पड़ा। हालांकि बहुत कोशिश की जाती है कि ऐसा न हो, नहीं तो आगे एक रास्ता खुल जाएगा और भाषा के आधार पर अन्य राज्य भी बनेंगे और बनते भी हैं। तो आंध्र प्रदेश जो है ये 1953 में गठित होता है मद्रास राज्य से अलग होके। गुजरात का गठन होता है बॉम्बे से अलग होके 1960 में। मध्य प्रदेश गठित कैसे होता है? तो 1956 में इसका गठन होता है और इसमें मध्य प्रांत, बरार का कुछ हिस्सा, मकराई की जो रियासत है उसको और पूर्वी राज्य एजेंसी की कुछ रियासतों को मिलाकर इसे बनाया गया था। बिहार का गठन होता है, पहले ये बंगाल का हिस्सा था, बाद में इसको अलग किया जाता है 1912 में। दिल्ली दरबार आयोजित होता है 1911 में और उसके बाद बिहार प्रांत जो है वो बंगाल से अलग हो जाता है। बंग को रद्द तो किया जाता है लेकिन बंगाल के टुकड़े तब भी हो जाते हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत के तौर पे ये पहले जाना जाता था। 1950 में इसका गठन होता है। महाराष्ट्र 1960 में गठित होता है, बॉम्बे राज्य का ये हिस्सा था। केरल का गठन होता है त्रावणकोर और कोचीन को मिलाकर 1956 में। नागालैंड का गठन होता है 1963 में केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर, बाद में इसे राज्य बनाया जाता है। हरियाणा पहले पंजाब का हिस्सा था और पंजाब बहुत बड़ा प्रोविंस था। बाद में जब बंटवारा देश का हुआ तो आधा से अधिक पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया। जो बचा हुआ पंजाब था उसी में से हिंदी भाषी क्षेत्र को काट लिया गया, तो ये हरियाणा भाषा के आधार पर।
अच्छा, अब इसके बाद आप आगे देखें, कर्नाटक 1956 में ये बना था। मैसूर राज्य का गठन 1953 में हुआ था और सीमा जो है 1956 तक बढ़ाई गई थी। बाद में मैसूर को कर्नाटक का नाम दे दिया गया। तो ये है पूरा। अब इसके बाद है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे अस्तित्व में आता है 1971 में, इसे आप देख रहे हैं। और मणिपुर त्रिपुरा जो है ये 1972 के हैं, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पे अस्तित्व में आते हैं उस समय, बाद में राज्य बन जाते हैं। इसके बाद है मेघालय, ये 1972 का है। असम राज्य के भीतर ही स्वायत्त राज्य हुआ करता था उससे पहले। सिक्किम को काफ़ी ज़्यादा दाव पेंच खेल कर तब भारत में शामिल किया गया ना, तो ये चीन के कब्जे में आ गया होता है। यहाँ के राजा जो है वो मनमानी कर रहे थे, तो 1975 में इसे अपनाया गया। और 1974 से सहयोगी राज्य, और उससे पहले भारत सिक्किम के रक्षक के रूप में भूमिका निभा रहा था। मतलब भारत सिक्किम की रक्षा कर रहा था और सिक्किम उसका सहयोगी राज्य था, यहाँ राजशाही थी। राजा यहाँ का भारत संघ में विलय नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अंत में इंदिरा गांधी के समय में ये भी हो जाता है, क्योंकि अगर विलय नहीं किया गया होता, मतलब सिक्किम को भारत का हिस्सा नहीं बनाया गया होता, तो चीन इसको कब्जे में ले चुका होता। इसके बाद आप देखें मिजोरम, तो मिजोरम का जो है ये 1987 का गठन है, यहाँ आप कुछ देख पा रहे हैं। और 1972 तक ये असम का जिला था, 1972 से 87 तक ये केंद्र शासित प्रदेश रहा है। अरुणाचल को आप देख रहे हैं 1987 का है, यूटी था पहले। और उसके बाद गोवा को देखिए 1987 का है, पहले ये भी केंद्र शासित था, मतलब प्रदेश। उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, 2000 में काट लिया गया, मतलब सन 2000 में उत्तर प्रदेश का कान काट लिया गया और हिमालय वाला क्षेत्र उससे छीन लिया गया। इसके बाद आप छत्तीसगढ़ को देखिए, सन 2000 की बात है, मध्य प्रदेश का ये पहले हिस्सा था। और झारखंड आप जानते ही हैं, बिहार का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर निकल जाता है और खनिज संपदा भी इसी के पास चली जाती है, बिहार अकेला हो जाता है। तेलंगाना, अभी देखिए आंध्र ने भाषा के आधार पर अपना अस्तित्व प्राप्त किया था, बड़ा भयंकर आंदोलन चलता है, कुछ लोग मारे भी जाते हैं। तो भाषा के आधार पे विभाजन हुआ था और उस समय सब लोग विरोध कर रहे थे कि नहीं, भाषा के आधार पे बांटना ठीक नहीं। बाद में फिर भाषा के आधार पे तेलुगु भाषी क्षेत्र तेलंगाना के तौर पे अलग होता है, और ये जो बंटवारा है ये लास्ट वाला 2014 में। इसके बाद आप जो बाद की स्थितियां हैं, तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया जाता है और उसके भी 2 हिस्से किए जाते हैं। तो एक तो होता है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, राज्य का दर्जा समाप्त है, अब इसे यूटी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दोनों अस्तित्व में आते हैं अक्टूबर 2019 में। अब यहाँ कुछ और बात है कि देखिए, गोवा, पुडुचेरी, दादरा और नगर हवेली, सिक्किम, ये स्वतंत्रता के समय भारत में नहीं थे, भारत का हिस्सा नहीं थे। गोवा जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में अभी भी था, 1961 में वहाँ से आज़ाद हुआ। और पुडुचेरी सहित जो कराईकल, माहे, यनम थे, ये 1954 तक फ्रांस के कब्जे में थे और वहाँ से फिर भारत को ये हस्तांतरित किए जाते हैं। दादरा नगर हवेली ये पूरा पुर्तगालियों के कब्जे में था, तो इसको मुक्त किया गया 1954 में, और सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया गया 1974 में। तो उस समय जब देश आज़ाद हुआ था तो ये भारत के हिस्से नहीं थे। अब इसके बाद देखते हैं केंद्र राज्य संबंध को, थोड़ा सा इसमें जो अनुच्छेद है उनको देखना आवश्यक है। तो संविधान का जो भाग 11 है उसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 255, इसमें केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों की चर्चा की गई है, इसको देखना आवश्यक है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ये अनुच्छेद 245 है, संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। फिर 246 में संसद द्वारा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वास्तु है। फिर 246A आता है, वस्तु और सेवा कर के संबंध में स्पेशल प्रोविजन है। अनुच्छेद 247 में कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की बात की गई है, संसद का इस पर अधिकार है। 248 में विधायन की अवशेष शक्तियां हैं। 249 में राष्ट्रहित में राज्य सूची के संबंध में किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। 250वां जो है इसमें राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति है। 251वां जो आप देख रहे हैं ये अनुच्छेद 249 और 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानून के बीच में असंगतता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, यहां आप देखें और भी है। तो 251 के नीचे आप देख रहे हैं 252, 2 या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा विधायन को अंगीकृत करना, ये इसमें शामिल है। 253वां जो आर्टिकल आप देखते हैं इसमें अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन है। इसके साथ साथ 254 है जिसमें कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में असंगति है। और 255वां जो है इसमें अनुशंसाओं तथा पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत है। अब यहाँ आप देखें कि भारत का संविधान अपने रूप में मतलब जो इसका मूल स्वरूप है उसमें संघीय है, संघीय संविधान है और समस्त शक्तियाँ ये मतलब शक्तियों का अगर आप विभाजन करके देखते हैं तो विधायी, कार्यपालिकाई और साथ में वित्तीय शक्तियाँ ये केंद्र और राज्यों के बीच में बांटी हुई है। कुछ केंद्र के पास है, कुछ राज्यों के पास है। हालांकि केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में प्रमुखता निभाते हैं, मतलब प्रमुख की भूमिका निभाते हैं और संघीय तंत्र के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इनके मध्य में अधिकतम सहभागिता और सहकारिता की आवश्यकता होती है। यहाँ आप देख रहे हैं।
और इस तरह संविधान ने केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर विभिन्न मुद्दों पर व्यवस्थाएं स्थापित की हैं। तो 3 दृष्टिकोण निकल कर आते हैं। एक तो विधायी संबंध है, दूसरा प्रशासनिक संबंध है, तीसरा वित्तीय संबंध है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का विभाजन केवल एक सूची का उल्लेख उसमें दिखाई देता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जब हम संविधान देखते हैं तो उसमें शक्ति विभाजन की 2 सूचियों का उल्लेख है। तो ऐसे हम हर देश के संविधान से कुछ न कुछ प्रेरणा लेते हैं। संसद पूरे भारत या इसके किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है और भारत में राज्य शामिल हैं, केंद्र शासित राज्य और अन्य क्षेत्रों को भारत के क्षेत्र में माना जाता है। तो इस तरीके से संसद कहाँ कहाँ कानून बना सकती है वो चीज़ यहाँ दी हुई है। और राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है और राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्मित कानून को राज्य के बाहर के क्षेत्रों में लागू नहीं किया जा सकता है, सिवाय तब तक जब तक कि राज्य और वस्तु दोनों में संबंध पर्याप्त हो। कहने का मतलब ये कि यहाँ जो राज्य विधानमंडल है ये किस क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है वो आप जाने। और संविधान ने 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों के संबंध में 3 स्तरीय व्यवस्था की है। 3 स्तर इसके कौन कौन से हैं? एक तो सूची 1 है जिसमें संघ सूची की बात है। संघ सूची में संघ के अधिकार में आने वाले मामले हैं। राज्य सूची में राज्य जिन पर कानून बना सकता है, जिस पर अधिकार रखता है, वो मामले आते हैं। संवर्ती में दोनों के अधिकार वाले मामले आते हैं। तो इस तरीके के प्रावधान आप देखते हैं। अब आप पंचायतों से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देख लीजिए। तो पंचायतों का जो अनुच्छेद है ये शुरू होता है 243 से। परिभाषा इसमें दिखाई देती है, पंचायतों की परिभाषा। उसके बाद 243A, यहाँ आप देख रहे हैं ग्राम सभा इसमें है। 243B जो है इसमें पंचायतों का संविधान दिखाई देता है। पंचायतों का गठन हम देखते हैं 243C में। 243D जो है इसमें सीटों का आरक्षण हमें दिखता है। और 243E इसमें पंचायतों का कार्यकाल दिखता है। 243F को आप देख रहे हैं, सदस्यता से अयोग्यता इसमें दिखाई देती है। 243G को देखिए, इसमें पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। 243H में पंचायतों की कर रोपण की शक्ति है। 243I में वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। और 243J इसमें पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण किया गया है। ठीक है, ये अंकेक्षण इसमें दिखाई देता है। अच्छा, इसके बाद 243K जो है इसमें पंचायतों के चुनाव का ब्यौरा है। और 243L जो है इसमें संघीय क्षेत्रों पर लागू होने की जो बात है वो की गई है। 243M ये 243 के ही अलग अलग भाग हैं। तो 243M जो है यहाँ आप देख रहे हैं, कतिपय मामलों में यानी कुछ मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना दर्शाया गया है। कौन कौन से मामले हैं उसका ब्यौरा उसमें दिखता है। और 243N को आप देख रहे हैं, पहले से विद्यमान कानूनों और पंचायतों को जारी रखना। इसके साथ साथ है 243O, कानूनी मतलब चुनावी मामले जो हैं उसमें कानून के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई। जो न्यायालयीय हस्तक्षेप है उसको रोका गया है। तो ये तो पंचायतों से संबंधित आर्टिकल थे। अब यहाँ पर कुछ समितियां हैं, जैसे आप देखें इसमें समिति का नाम दिया है, गठन कब हुआ था और इसके संबंध में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप जानते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी और इसके अलावा अशोक मेहता कमेटी, ये सब पंचायत से संबंधित है। अब इसमें जनवरी 1957 का जो समय है, बलवंत राय मेहता कमेटी आती है और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो 1953 वाली थी उसके द्वारा किए हुए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष का नाम था बलवंत राय मेहता। गठन कब होता है वो आपने देखा। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी स्वायत्तता की योजना की रिकमेंडेशन की थी, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। इसके बाद अशोक मेहता समिति आती, ये दिसंबर 1977 की है। जनता पार्टी की सरकार जब आती है 1977 में, तो अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक कमेटी का गठन किया गया था और इस कमेटी ने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट को सौंपा था। देश में पतनोन्मुख पंचायती राज्य पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 प्रकार की सिफारिशें की गई थी। इसके बाद जीवीके राव समिति है जो कि 1985 की है और ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के उद्देश्य से इसका गठन हुआ था और मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग के द्वारा 1985 में ये जीवीके राव इसके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में गठित की जाती है। समिति इस निष्कर्ष पे पहुंचती है पूरा अध्ययन करने के बाद कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर मतलब ऑफिशियल बनकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है, उससे अलग हो गई। विकास का जो ढांचा पंचायती राज से होकर जाना चाहिए था वो अभी दफ्तरों से होकर गुजर रहा है और इसीलिए वही फाइलों में बंद होकर रह जा रहा है। तो विकास प्रशासन के लोकतंत्रीयकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की प्रक्रिया की तरफ जा रहा है, जिससे कि पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो रही और इसके परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा जा रहा है। ठीक है, मतलब ये जो विकास की प्रक्रिया है ये कैसी है, बिना जड़ की घास है। अब आती है सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी जिसे आप कहते हैं, 1986 की है और राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से, यहाँ आप देख रहे हैं, ये LM सिंघवी कमेटी को गठित किया था 1986 की बात। LM सिंघवी कमेटी ने 27 नवंबर 1986 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी और पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की थी। थुंगन कमेटी आती है 1988 में और इसमें संसद की सलाहकार समिति की एक उप समिति के तौर पे इसे देखा जाता है। PK थुंगन की अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच के लिए इसका गठन किया गया था
और इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने का सुझाव दिया गया था। गाडगिल कमेटी आती है 1988 में और वीएन गाडगिल की अध्यक्षता में नीति और कार्यक्रम समिति का गठन ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जाता है और ये समिति इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहती है कि पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावशाली कैसे बनाया जाए, उसके संबंध में कुछ सुझाव भी देती है। तो ये कमेटी जो है ना गाडगिल, ये 1988 की। और यहाँ पर हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल। तो आर्टिकल नंबर 124 से ये स्टार्ट होता है, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। इसके बाद आता है 124A और सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत, आप जानते हैं। तो पीछे की बात है, ये आज़ाद भारत की स्थिति है। तो 124 क्लॉज ए की अगर बात करें तो राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग जो NJAC है, उसकी स्थापना की इसमें बात की गई है। राष्ट्रपति न्यायिक नियुक्ति आयोग के काम क्या है, उसका ब्यौरा हमें 124 क्लॉज बी में दिखाई देता है कुछ यहाँ पे। 124 क्लॉज सी जो है, इसमें संसद की कानून बनाने की शक्ति है और न्यायाधीशों का वेतन ये 125वें में। 126वां जो है, इसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की गई है और 127वां जो है, इसमें तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई। 128वां सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति की चर्चा करता है। इसके बाद आप देखें कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय कैसे काम करता है, ये 129 है। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं वो उपस्थित रहेंगे, ये प्रावधान 128वें में। ठीक है, 130वें में सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिविष्ट स्थान है उनकी चर्चा है। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार क्षेत्र या क्षेत्राधिकार, ये 131वां आर्टिकल है। 131 क्लॉज ए को आप देख रहे हैं, इसमें प्रावधान है, यहाँ आप देखें, केंद्रीय विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित मुद्दों के बारे में जो उच्च न्यायालय के विशेष क्षेत्राधिकार है उनके बारे में, हालांकि ये रद्द हो चुका है, मतलब इसे निरस्त किया जा चुका है 43वां जब संशोधन हुआ था ना 1977 का, तो उसके द्वारा। इसके बाद है 132वां, इसमें कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों की अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय आधिकारिकता जो है उसको दर्शाया गया। 143वें में दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में अपील से संबंधित जो सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसकी ब्यौरा उसका जो विवरण है वो प्राप्त होता है। 134वें को आप देख रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय का आपराधिक मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार और सर्वोच्च न्यायालय की अपील हेतु जो प्रमाण पत्र है वो 134वें क्लॉज ए, मतलब 134 क्लॉज ए जो है आर्टिकल नंबर, उसमें दिखाई देते हैं। 135वां अनुच्छेद हमें यह बताता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान विधियों के अंतर्गत संघीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्तियों का उपयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अवकाश, इसका जो प्रावधान है वो 136 में है और 137 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों अथवा आदेशों की समीक्षा की बात की गई। इसके बाद है 138 यानी 138, क्षेत्राधिकार को विस्तारित करने की चर्चा है। कतिपय विषयों पर रिट जारी करने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति जो है वो 139वें में है, ध्यान दीजिएगा, कई बार पूछा गया है। 139 क्लॉज ए में कुछ मामलों को अन्य उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की जो शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, उसका ब्यौरा है। 140वें में सर्वोच्च न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियों का ब्यौरा है और 141वें में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधियों का सभी न्यायालयों पर लागू होने का जो प्रावधान है उसकी चर्चा है। 142वें वाले में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों तथा अन्वेषण इत्यादि से संबंधित आदेशों का जो प्रवर्तन है उसको कराया जाएगा और उससे संबंधित प्रावधान इसमें दिखते हैं। इसके बाद नंबर आता है 143 का, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह करने की शक्ति इसमें है। 144 को आप देखें, सिविल तथा न्यायिक अधिकारियों का सर्वोच्च न्यायालय का सहायक होना, ये दिखाई देता है। 144 क्लॉज ए को देखें, विधि की संवैधानिक वैधता से जुड़े हुए मुद्दों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान इसमें दिखते हैं। ये 43वां जो संविधान संशोधन है 1977, उसके द्वारा इसको निरस्त किया जा चुका है, तो ये बेकार है। अच्छा, जो निरस्त हो चुके हैं उनके पूछे जाने की संभावना वैसे भी नहीं है। 145वें को आप देखें, न्यायालय के नियम इत्यादि इसमें है और 146वां जो है इसमें उच्चतम न्यायालय के जो पदाधिकारी, सेवक और व्यय इत्यादि है, मतलब खर्चे, उनका ब्यौरा दिखाई देता है। और अंत में 147 में कुछ जो टर्म्स हैं, अदालती टर्म्स हैं, उनकी व्याख्या मालूम होती है। तो यहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया है। इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।